तो अभी पूरे भारत देश में सिर्फ 3500 न्यूरोसर्जन है, 3500 न्यूरोसर्जन है। दूरबीन से सर्जरी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाना होता सिर पे। मिर्गी के पेशेंट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड हो जाते हैं बाबाओं के पास, तांत्रिक के पास। पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं कि वो इस तरह की बातों में थोड़ा विश्वास करते हैं कि ऊपर का चक्कर है, कोई इस पे भूत प्रेत की कुछ साया है, ऐसी कुछ बातें करते हैं। कॉमन तरीके का मिर्गी का दौरा है, वो आता है एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी जो होती है। एपिलेप्सी का मतलब है दौरे आने वाली बीमारी। जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय जो ब्रेन में डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, वहीं पे अगर कोई गड़बड़ हो गई है किसी भी कारण से, जेनेटिक कारण से, कोई इन्फेक्शन लगने की वजह से, या मदर को कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। क्योंकि कुछ मिर्गी के दौरे इस तरह से होते हैं जो कई बार डायग्नोस बहुत लेट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स पहचान ही नहीं पाते। बच्चे के हाथ या पैर में अचानक से झंझनाहट की तरह से, एक कंपन की तरह से कंपन करने लगेगा हाथ और पैर। कुछ ट्रिगर्स हैं जो दौरे को आने की संभावना जो है दौरे की वो बढ़ा देते हैं। वो ट्रिगर्स क्या है? बहुत लंबे समय तक नींद प्रॉपर नहीं ली है तो मिर्गी का दौरा आने की संभावना, जिसमें वैसे भी संभावना थी, उसमें संभावना और बढ़ जाती है। तो क्या मिर्गी वाले इंसान को जूता या मोजा सुंघाना सही है या फिर एक मिथ है? ब्रेन हेमरेज को मैं आसान भाषा में इस तरह समझाऊंगा कि ब्रेन हेमरेज का नाम सुन के ये लगता है कि अब तो पेशेंट गया। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ये सबसे कॉमन कारण है ब्रेन हेमरेज का। आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर अरुण। डॉक्टर अरुण एक न्यूरोलॉजिकल सर्जन है और आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनसे बात की है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती है वो कौन कौन सी होती है, क्या क्या बीमारियां होती है, ब्रेन हेमरेज कैसे होता है, पार्किंसन कैसे होता है, बच्चों में हम कैसे पता कर सकते हैं कि बच्चों को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, वो बता नहीं पाते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों पर आज हमने बातें की है और खास करके हमने बातें की है जो ब्रेन ट्यूमर होता है वो किन किन कारणों से होता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात की है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अरुण जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है अरुण सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकुर जी। अरुण सर, आप एक न्यूरो सर्जन हैं और कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा न्यूरो सर्जरी के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। सबसे पहले कि न्यूरो सर्जन किन किन चीजों की सर्जरी कर सकता है? जी, ये सवाल आपने बहुत ही कॉमन सवाल पूछा है जो अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। और क्योंकि लोगों में इस चीज की इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है, अवेयरनेस कम है, इसलिए बहुत से पेशेंट थोड़े परेशान हो जाते हैं कि किस डॉक्टर के पास जाना है, और इस चक्कर में उनका जो इलाज है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, वो थोड़ा डिले हो जाता है। तो न्यूरो सर्जन जो होते हैं, क्योंकि न्यूरो सर्जन जो स्पेशलिटी है, सुपर स्पेशलिटी है, वो इंडियन अपने जो कंट्री है इंडिया में वो कम है। न्यूरो सर्जन, अगर टोटल हम न्यूरो सर्जन की बात करें तो अभी पूरे भारत देश में सिर्फ 3500 न्यूरो सर्जन है, 3500 न्यूरो सर्जन है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कम है। दूसरा, सबसे जो कॉमन हम बीमारियां ट्रीट करते हैं वो होते हैं ब्रेन हेमरेजेस, हेड इंजरी, सर की चोट, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि डिस्क प्रॉब्लम। तो स्पाइन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड में कोई दिक्कत आई है, या वहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो गया है, या फिर वहाँ पे डिस्क प्रॉब्लम की वजह से कमर दर्द या पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीजें न्यूरोसर्जन डील करते हैं। ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे कि ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में पानी भर जाना जिसे हाइड्रोसेफेलस कहते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाना, कोमा में चले जाना, तो ये सारी चीजें न्यूरोसर्जन डील करते हैं। फर्क न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन में मोटे तौर पे ये होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो सर्जरी करने के लिए ट्रेन नहीं होते हैं, लेकिन न्यूरोसर्जन जो होते हैं वो सर्जरी करने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो सर्जरी से ही ठीक करते हैं न्यूरो के पेशेंट। जैसे आपने भी बोला सर्जरी करते हैं, तो सर्जरी के बारे में मैं थोड़ा और डीपली आपसे समझना चाहूंगा कि सर्जरी कितने तरह की होती है ब्रेन की? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सर्जरी मोटे तौर पे 2 या 3 तरह की, मोटे तौर पे मैं कह सकता हूँ कि सर्जरी होती है। सबसे पहले जो आजकल लेटेस्ट सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं उसके बारे में बताता हूँ कि दूरबीन से ज्यादा उपयोग होने लगा है। दूरबीन से
सर्जरी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा कट नहीं लगाना होता सिर पे, बहुत ही छोटे चीरे से और या फिर नाक के रास्ते से भी, जिसे हम एंडोस्कोपिक एंडोनेजल सर्जरी कहते हैं, तो ये भी की जा सकती है। इन सब चीजों से हम कुछ जो डायग्नोसिस होते हैं, कुछ ब्रेन ट्यूमर होते हैं या कुछ ब्रेन हेमरेजेस होते हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। इसके बाद जो कन्वेंशनली मोटे तौर पे ज्यादा नंबर्स में की जाती है वो सर्जरी नॉर्मल सर्जरी होती है, जिसमें नॉर्मल तरीके से चीरा लगाया जाता है। सिर के कुछ पार्ट में जहां पे प्रॉब्लम है वहां चीरा लगता है। स्कैल्प जो हमारी चमड़ी है जहां पे बाल उगते हैं, ये इसे हम स्कैल्प कहते हैं। पहले स्कैल्प में चीरा लगता है, उसके बाद स्कैल्प का एक फ्लैप उठाया जाता है और वहां पे फिर जब हड्डी वाला पार्ट आता है, बोन आती है, उस बोन को ड्रिल से कट किया जाता है। एक तरह से एक विंडो बनाई जाती है, उस विंडो के थ्रू हम फिर ब्रेन में एंटर करते हैं और वहां पे जो भी प्रॉब्लम है उसे ट्रीट किया जाता है। ओके, मोटे तौर पे ये इस तरीके से ब्रेन की सर्जरी की जाती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नैनो न्यूरो सर्जरी के बारे में। आपने जापान में जो है माइक्रो न्यूरो सर्जरी, माइक्रो न्यूरो सर्जरी जो होती है, ये क्या सर्जरी होती है? ये आम सर्जरी से कैसे थोड़ा अलग है? देखिए, न्यूरो सर्जरी के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से हम ब्रेन में जाके वहां पे जो प्रॉब्लम है उसे ठीक करते हैं। अगर ये काम हम बिना किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जहां पे मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है, जहां पे जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो हम नॉर्मल अपनी आंखों से डायरेक्ट देख के कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल न्यूरो सर्जरी होती है। लेकिन माइक्रो न्यूरो सर्जरी का मतलब है कि एक माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जिसे हम ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोप का काम होता है कोई भी छोटी सी चीज को लगभग 20 टाइम्स बड़ा करके दिखाना। तो जब माइक्रोस्कोपिक न्यूरो सर्जरीज होती हैं, तो वहां पे जो भी ब्रेन में स्ट्रक्चर्स हैं, वहां पे जो बारीक नसें हैं, बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं ब्लड की, वो सब हमें 20 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं थ्रू द माइक्रोस्कोप, जिससे डैमेज होने के आसपास जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली जो काम हमें करना होता है वो हम काम बहुत अच्छे से करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ हम कर सकते हैं माइक्रो न्यूरो सर्जरी से। तो यही फर्क है नॉर्मल न्यूरो सर्जरी में और माइक्रो न्यूरो सर्जरी में। यहाँ पे ये बात मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि ज्यादातर आजकल माइक्रोस्कोप के अंडर ही सर्जरीज होती हैं। बहुत कम ऐसी इंडिकेशंस बची हैं, जैसे कि हेड इंजरी, सिर में चोट लगना, वहां पे ज्यादातर माइक्रोस्कोप की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, या ब्लड क्लॉट कोई बड़ा है उसे निकालने के लिए वहां इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे ब्रेन ट्यूमर है या कॉम्प्लेक्स बड़ी न्यूरो सर्जरी ऐसी हो रही है जो बहुत ज्यादा डीप सेटेड, ब्रेन में बहुत डीप में जाके कोई चीज को ठीक करना है, तब डेफिनेटली बिना माइक्रोस्कोप के आजकल पॉसिबल नहीं है। तो माइक्रो न्यूरो सर्जरी ही ज्यादातर आजकल की जाती है। ओके सर, ब्रेन से रिलेटेड ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो अक्सर होती है और आम लोग उनके बारे में जानते नहीं? बिल्कुल, बहुत सारी कॉमन मिथ्स हैं हमारे समाज में। ज्यादातर मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो होते हैं एपिलेप्सी के, मिर्गी जिसे कहते हैं हम हिंदी भाषा में। मिर्गी के पेशेंट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा मिसगाइडेड हो जाते हैं बाबाओं के पास, तांत्रिक के पास, ऐसे लोगों के पास जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, साइंटिफिक डॉक्टरी या मेडिकल साइंस की कोई नॉलेज नहीं है, वो उन चक्रों में पड़ जाते हैं। कई बार पढ़े लिखे लोग भी मैंने देखे हैं कि वो इस तरह की बातों में थोड़ा विश्वास करते हैं कि ऊपर का चक्कर है, कोई इस पे भूत प्रेत की कुछ साया है, ऐसी कुछ बातें करते हैं। लेकिन ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स या तो एपिलेप्सी की होती हैं, जैसा मैंने बताया मिर्गी के दौरे, क्योंकि वो देखने में ऐसा लगता है कि पेशेंट का बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया है, उसे हाथ पैर में बहुत दौरे आ रहे हैं, झटके की तरह लग रहे हैं, मुंह टेढ़ा हो गया है, बेहोशी आ गई है। या फिर जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि हिस्टेरिकल रिएक्शंस, इन सब में एक ऐसा आभास होता है कि जो आम एक मिथ बना हुआ है कि कोई ऊपर का चक्कर है, भूत प्रेत का चक्कर है, उसे मान लेते हैं, जबकि होती है ये ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बताया मिर्गी का दौरा, तो मिर्गी का दौरा मतलब ये किस वजह से आता है? क्या गलतियां हम लोग करते हैं कि मिर्गी जैसी समस्याएं हमारे में आने लगती है? सबसे कॉमनली जो सबसे कॉमन तरीके का मिर्गी का दौरा है वो आता है एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी जो होती है। एपिलेप्सी का मतलब है दौरे आने वाली बीमारी। ये एपिलेप्सी क्यों होती है? ये एपिलेप्सी न्यूरो डेवलपमेंटल होती है। मतलब जब हमारे ब्रेन का विकास हो रहा था, जब हम माँ के पेट में थे, उस समय
जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस समय जो ब्रेन में डेवलपमेंट होता है ब्रेन का, वहीं पे अगर कोई गड़बड़ हो गई है किसी भी कारण से, जेनेटिक कारण से, कोई इन्फेक्शन लगने की वजह से, या मदर को कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो उस वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। और इसमें ज्यादातर कई बार एमआरआई जब ब्रेन कराई जाती है तो कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम निकलती भी नहीं है। ऐसे में हमें मिर्गी के दौरों को कंट्रोल किया जाता है, मेडिसिन देके उनको कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा दूसरा एक और इम्पोर्टेंट कारण है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। ये क्या बीमारी है? न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का मतलब है, सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो, दिमाग में कीड़े लगने की बीमारी। अच्छा, आपने सुना होगा कि कई बार रॉ वेजिटेबल्स, अगर कच्ची, अधपकी, गंदी, साफ नहीं की हुई कच्ची सब्जियां हम खा लेते हैं, जैसे कि गोभी हो गया, कैबेज हो गया, तो वहां से कुछ कीटाणु, जिसे हम टीनिया सोलियम कहते हैं, वो उसके कीटाणु जो हैं वो पहुंच जाते हैं हमारे ह्यूमंस के शरीर में, और वो कई बार घर कर जाते हैं सीधा ब्रेन में, और वहां पे वो रिएक्शन थोड़ा देते हैं जिसकी वजह से दौरा आता है। सबसे जो कॉमन सिम्टम है दौरा आने का, उससे हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन कारण है। इसके अलावा कुछ रेयर कारण है, जैसे कि कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, या गांठ सिर में ऐसी हो गई है जिसकी वजह से दौरा आ रहा है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो गया है जिसकी वजह से दौरा आ रहा है। चौथा कॉमन कारण है सिर की चोट, क्योंकि सिर में चोट लगी है, ब्रेन का फंक्शन थोड़ा खराब हुआ है चोट की वजह से, तो उस वजह से भी दौरा आ सकता है। तो मोटे तौर पे ये सारे कारण हैं जिससे मिर्गी की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो मिर्गी का जो प्रॉब्लम है, इसके बचपन में, जैसे कि आपने बोला कि ये आपके बर्थ से ही होता है, तो जब बच्चा पैदा हो गया है, उसकी 4-5 साल की उम्र है, तो मिर्गी के दौरे के सिम्टम्स बच्चों में क्या हो सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि इस बच्चे को मिर्गी का दौरा आता है या उसको मिर्गी की समस्या? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि कुछ मिर्गी के दौरे इस तरह से होते हैं जो कई बार डायग्नोस बहुत लेट होते हैं, क्योंकि पेरेंट्स पहचान ही नहीं पाते कि बच्चे को प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो कॉमन तरीके के दौरे आते हैं, उसमें होता यह है कि बच्चे के हाथ या पैर में अचानक से झंझनाहट की तरह से, एक कंपन की तरह से कंपन करने लगेगा हाथ और पैर। एक साइड का भी हो सकता है, और बाद में वो जनरलाइज्ड, मतलब पूरी बॉडी में भी इस तरह का कंपन हो सकता है हाथ और पैरों में। वो टाइम जिस समय दौरा आ रहा है उस समय मरीज थोड़ी देर के लिए बेहोशी में भी जा सकता है, क्योंकि पूरी बॉडी पे कंट्रोल उस समय खत्म हो जाता है, तो वो गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है। ये भी कॉमनली देखा जाता है। ये एक तरीके का सिम्टम है जो पहचान सकते हैं बच्चों में। दूसरा एक होता है एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर का मतलब ये होता है कि ब्रीफली कुछ सेकंड्स के लिए बच्चा एकदम शून्य में चले जाता है, वो एकदम ब्लैंक हो जाता है 4-5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए, और फिर से वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ये एक तरीके का एब्सेंस सीजर है। ये भी हम पहचान सकते हैं इस तरीके से, अगर बच्चे को बार बार एकेडमिकली स्कूल में परफॉर्मेंस थोड़ी कम है और इस तरह के सिम्टम ऑब्जर्व किए हैं टीचर ने या उसके कलीग्स ने, तो डेफिनेटली हम उसे डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरा इसी से संबंधित होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। ये भी एक तरह का सीजर है जिसमें लिप स्मैकिंग हो सकती है, मतलब होठों का एक अजीब तरीके से होठों का फड़फड़ाना, आंखों का फड़फड़ाना, या हाथ पैर का थोड़ा बहुत फड़फड़ाना थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद पेशेंट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो सकता है, कुछ आवाज वो निकाल सकता है। ये सारी चीजें बड़ी ब्रीफली होती है, तो कई बार ऑब्जर्व में नहीं आती, इसीलिए पेरेंट्स को डायग्नोस करने में भी कई बार देर हो जाती है। बट इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं कि मिर्गी की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो सर क्या जो मिर्गी की ये समस्याएं होती है, इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है, मतलब नॉर्मल की तरह जीवन बिता सकता है एक इंसान? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मेरे कलीग का, जो खुद डॉक्टर है। उन्हें लगभग 18-19 साल की उम्र में मिर्गी के दौरे आना शुरू हो गए थे, और क्योंकि वो डॉक्टर थे, अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, तो जैसे ही पहला दौरा आया उन्होंने पूरा उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाया, और मेडिसिन पूरी टाइम पे ली, तो वो बाद में बिल्कुल ठीक रहे, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से की, अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से की, अच्छे वेल सेटल्ड डॉक्टर हैं, और अब उनकी दवाइयां भी बंद हो गई है। तो ये एक एग्जांपल लाइव है जो मेरी लाइफ में, मतलब बिल्कुल मेरे नॉलेज में है, और ऐसे ही बहुत से एग्जांपल मेरे पेशेंट्स हैं जो मिर्गी के बाद दवाइयां अगर पूरे टाइम से लेते हैं
तो बिल्कुल सही रहते हैं और अपना जो भी उनका प्रोफेशन है, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, चाहे वो कंप्यूटर का कोई वर्क कर रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, वो सारा काम बिल्कुल नॉर्मली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बहुत पॉपुलर सेलिब्रिटी का भी दे सकता हूँ, जॉन्टी रोड्स, ये भी एपिलेप्सी से ग्रसित थे, मिर्गी से, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो कितने सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं। तो ये एक चीज़ है कि अगर हम अच्छे से मेडिसिन्स को पूरा फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली अच्छे से मेडिसिन्स लेंगे, तो एपिलेप्सी को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। ओके। तो सर ऐसा कुछ सिम्पटम्स होते हैं जैसे कि क्योंकि पता नहीं होता है कि मिर्गी का दौरा कब किस इंसान को कहाँ पे आ जाए, है ना? तो क्या कुछ ऐसे 4 या 5 साइन होते हैं कि अगर ये सब चीज़ें उसके आस-पास इंसान के हुई या फिर कुछ इस तरीके से आपने इंसान को बोला या कुछ वो लड़ाई, खाना-पीना, कुछ ऐसी चीज़ें क्या हो सकती है जिससे कि जो मिर्गी का दौरा है वो ट्रिगर करता है, ऐसा कोई सिम्पटम्स होते हैं? जी, हाँ, बिल्कुल आप कह जी। सकते हैं। देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि किसे इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये अचानक आता है, ओके। जैसा आपने हुँ, बोला कि अचानक से ही फर्स्ट टाइम अगर हुँ, सीज़र्स आया है, तो थोड़ा मुश्किल हो हुँ, जाता है। लेकिन डेफ़िनेटली कुछ ट्रिगर्स हैं, जो दौरे को आने की संभावना जो है दौरे की, वो जी। बढ़ा देते हैं। वो ट्रिगर्स क्या हैं? जैसे कि आपने स्लीप डेप्राइवेशन है, बहुत लंबे समय तक नींद प्रॉपर नहीं ली ओके। है, तो मिर्गी का दौरा आने की संभावना, जिसमें वैसे भी संभावना थी, उसमें संभावना और हुँ, बढ़ जाती है। इसके बाद अगर बहुत तेज़ स्मेल की कोई चीज़ आपने परफ्यूम या सेंट ऐसा बहुत तेज़ गंध वाला हुँ, लिया है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ हुँ, सकती है। डिहाइड्रेशन, अगर लंबे समय तक पानी अच्छे से नहीं पिया है, तो अगेन वो बढ़ जाती है दौरे आने की हुँ, संभावना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रिगर्स हैं, जिससे थोड़ा-सा मिर्गी का दौरा आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इनको हम अवॉइड कर सकते हैं, अगर पहले से डायग्नोज़्ड केस हैं जो, तो डेफ़िनेटली आपके मिर्गी में दौरे आने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। हुँ। अच्छा सर, मुझे नहीं पता कि ये बात सही है कि नहीं, लेकिन थोड़ा फ़नी है, लेकिन मैं आपसे ये मतलब वेरीफ़ाई करना चाहता हूँ कि अक्सर क्या होता है कि हमने टीवी में भी हम लोगों ने जो है वो देखा हुआ है, आस-पास की सोसाइटी में भी, कि जिस इंसान को मिर्गी के दौरे होते हैं ना, उसको या तो अपना ये मोजा सुंघा देते हैं या फिर उसको जूता सुंघा देते हैं। तो क्या मिर्गी वाले इंसान को जूता या मोजा सुंघाना सही है या फिर एक मिथ है ये? ये बहुत बड़ा मिथ है सर, बिल्कुल मिथ है। इसमें कोई साइंटिफिक सच्चाई नहीं है, इसमें कोई ऐसा साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि आप उसे कुछ सुंघा देंगे तो उसका दौरा रुक जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। ये सिर्फ़ एक मिथ है, जैसा आपने जी। बताया कि बहुत पॉपुलर मिथ है। हम, क्योंकि हमारे जो मिथ्स होते हैं वो कई बार जो पॉपुलर इंटरनेट कल्चर है या पॉपुलर जो सिनेमा है, उनमें वो ज़्यादा दिखा देते हैं उसको, तो लोग और भी ज़्यादा बिलीव करने लग जाते हैं कि अच्छा वाक़ई में ऐसा होता है। लेकिन एज़ ए न्यूरो साइंटिस्ट मैं बिल्कुल आपको अश्योर करता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। हमने इस पे भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाए हैं और उनमें हमने यही दिखाया है कि मिर्गी का दौरा जब किसी पर्सन हाँ, को आता है, तो उसे बिल्कुल शांति से आप हाँ। लेटा दें, एक करवट से हुँ, लेटा दें। थोड़ा ध्यान रहे कि क्योंकि दौरा आ रहा है और कंट्रोल बॉडी पे नहीं है, तो उसे गिरने से कोई चोट-वोट हुँ, ना लग जाए, उसका हुँ, ध्यान रखें। करवट से लेटा दें उसे, मुँह में कुछ डालने की कोशिश न करें। जैसा आपने बताया कि जूता जी, सूँघा देते हैं या मोजा हाँ, सूँघा देते हैं। कई लोग इसी यही एक गलत धारणा ऐसी भी है कि मुँह में कुछ उसके चम्मच या कुछ चीज़ डाल दीजिए तो उससे भी दौरा रुक हाँ, जाएगा। तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुँ, करना चाहिए। उसकी बॉडी पे जो भी टाइट हुँ, क्लॉथिंग है, च अगर बेल्ट टाइट है, जूते और मोजे हुँ, टाइट हैं, टाई उसने पहन हुँ, रखी है, तो ये सारी चीज़ थोड़ा लूज़ कर देनी ओके, चाहिए। 99% केसेज़ में विदिन फ्यू हुँ, सेकंड्स, कुछ सेकंड्स या मिनट में वो दौरा रुक जाता है और आप उसके बाद पेशेंट को शांति से लेटाइए, उसे कुछ मुँह में डालने की, पानी पिलाने की कोशिश मत हुँ, करिए और नियरेस्ट जो भी डॉक्टर या हुँ, हॉस्पिटल है, वहाँ जाके उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाइए। ओके। तो ऐसे इंसान की जो डाइट होती है, जो खान-पान होता है, वो नॉर्मल लोगों से जैसा ही होता है या फिर थोड़ा अलग हो सकता है? जी, मोटे तौर पे बिल्कुल नॉर्मल इंसान जैसा खाना खाता है, एपिलेप्सी के पेशेंट बिल्कुल वैसा ही खाना खाते हैं। ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई डिसीज़ेज़ होती है जिनमें कुछ अवॉइड करना होता है। 99.9% बिल्कुल जो नॉर्मल खाना हम लोग खाते हैं, वही उनको खाना है, क्योंकि डाइट से रिलेटेड ये चीज़ नहीं होती है कॉमनली। तो आप बिल्कुल इस तरह से नहीं हम कह सकते कि ये डाइट है जो लेनी चाहिए एपिलेप्टिक पेशेंट को, मिर्गी वाले रोगी को।
या फिर ये डाइट खानी चाहिए। डाइट तो देखिए सबको अच्छी खानी ही चाहिए, हेल्दी डाइट तो सबको लेनी ही चाहिए अपने ब्रेन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। लेकिन मिर्गी के लिए स्पेशली कोई अलग से कोई डाइट है ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल खाना ही उन्हें खाना है। ओके। सर थोड़ा ब्रेन हैमरेज को लेकर के बातें करते हैं, क्योंकि ये शब्द सुनने में थोड़ा डरावना है कि अक्सर हमें सुनने में आता है कि उसको ब्रेन हैमरेज हो गया, समझो वो आदमी तो चला गया। ऐसा बहुत सारी चीजें होती है। तो ब्रेन हैमरेज को मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ब्रेन हैमरेज को आसान भाषा में आप कैसे समझाएंगे? ब्रेन हेमरेज को मैं आसान भाषा में इस तरह समझाऊंगा कि पेशेंट के ब्रेन का जो टिश्यू है, हमारा जो दिमाग है, सिर है, उसके अंदर ब्लड का एक क्लॉट है, खून का एक थक्का जम गया है, इसे ही हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ओके। तो ब्रेन हेमरेज जी। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, और आपने जो बात कही कि ब्रेन हेमरेज का नाम सुन के ये लगता है कि अब तो पेशेंट गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, बचा नहीं सकते। लेकिन आपको मैं एक डेटा देना चाहूंगा कि अगर 100 पेशेंट ब्रेन हेमरेज के हैं, तो आप मान के चलिए उसमें से ब्रेन हेमरेज 5 जनों में ही ऐसा होगा जो जानलेवा होगा, जो उसकी एक तरह से लाइफ को थ्रेटन करेगा। 95% केसेस कैन बी मैनेज्ड विद मेडिसिन और विद सर्जरी। आप दवाइयों से या फिर कुछ केसेस में, रेयर केसेस में सर्जरी करके हम उसे मैनेज कर सकते हैं। ब्रेन हेमरेज होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब कोई चांस नहीं है या जो पेशेंट है वो नहीं बच पाएंगे। ये भी एक गलत धारणा है, ये भी एक मिथ है। इसको भी मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा। घबराएं नहीं अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है तो, क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है। ब्रेन हेमरेज एक इमरजेंसी प्रॉब्लम है, तो हमें इमरजेंसी ही जिस तरह से कोई दूसरी इमरजेंसी होती है उसी तरह से उसे डील करना होता है। पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हम इसे अपनी भाषा में ABC कहते हैं। A से एयरवे, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन, वो मैनेज करके नियरेस्ट जो कैजुअलिटी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वहां ले जाके उसका पूरा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। जैसा मैंने बताया, मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाते हैं थोड़े ट्रीटमेंट के बाद, और उनमें वापस न्यूरोलॉजिकल रिकवरी धीरे धीरे आने लगती है। ब्रेन हैमरेज किस कारण से होता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। बिल्कुल हमें अवेयर रहना चाहिए कि ये खतरनाक बीमारी क्यों होती है। तो जो सबसे कॉमन कारण है, मैं जब भी आपको अंकुर जी बताऊंगा तो सबसे कॉमन कारण पहले बताऊंगा, तो यहाँ भी मैं सबसे कॉमन कारण पहले बता देता हूँ। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, ये सबसे कॉमन कारण है ब्रेन हेमरेज का। अगर एक अनुमान हम लगाएं तो कह सकते हैं कि 80 to 90% जो ब्रेन हेमरेज के केसेस होते हैं वो बढ़े हुए बीपी की वजह से होते हैं। जी, तो बीपी अगर कंट्रोल नहीं है, बीपी अगर सही डायग्नोज नहीं हो पाया है, तो कई बार पेशेंट सीधा ब्रेन हेमरेज के साथ ही प्रेजेंट करता है। तो बीपी जिस तरह से हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक है, हार्ट अटैक कर सकता है, किडनी के लिए नुकसानदायक है, किडनी खराब कर सकता है, ठीक इसी तरह से ब्रेन के लिए भी बहुत नुकसानदायक है बढ़ा हुआ आपका बीपी, ब्लड प्रेशर। तो इसे कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। दूसरे कारण जो है उनमें आते हैं एन्यूरिज्म और एवीएम। एन्यूरिज्म और एवीएम क्या होते हैं? ये खून की नलकियां, क्योंकि खून तो हमारे सारी बॉडी को चाहिए, तो खून की नलकियां सारी बॉडी में है, और ठीक उसी तरह से हमारे ब्रेन को भी खून की सप्लाई पूरे 24 घंटे 7 दिन चाहिए कंटिन्यूस। तो वहां पे जो खून की नलकियां हैं ब्रेन में, जब वो फट जाती हैं किसी कारण से, या तो डेवलपमेंटली वो सही से बनी भी नहीं है, उस वजह से जो ब्रेन हेमरेज होता है वो भी एक कारण है ब्रेन हेमरेज का। और तीसरा कॉमन कारण है चोट लगने से, क्योंकि यहाँ पे चोट लगने से सिर के अंदर खून का थक्का जमा है, तो वो बिल्कुल ऑब्वियस होता है कि ये तो चोट लगने की वजह से हुआ है, वो हेड इंजरी रिलेटेड ब्रेन हेमरेज होते हैं। लेकिन जो नॉन हेड इंजरी ब्रेन हेमरेजेस है, मतलब चोट जहां नहीं लगी है सिर में कोई, वहां हेमरेजेस हो रहे हैं, तो वहां सबसे कॉमन कारण ब्लड प्रेशर का ही आएगा। तो मतलब अगर आपके सर पे चोट लगी है तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डिपेंड करता है चोट कितना जोर से लगी है। अगर बहुत ज्यादा जोर से इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है हेड इंजरी का, तो अंदर खून के थक्के जमा हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी इंसान को ब्रेन हेमरेज मान लीजिए हो गया है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जी अंकुर जी, जैसा मैंने बताया कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो इसके जो सिम्टम्स है वो अचानक ही सामने आएंगे। बहुत तेज सिरदर्द होना, सबसे पहली चीज, बहुत ही तेज सिरदर्द होता है,
ज्यादातर बीपी वाले पेशेंट, जैसा मैंने बताया, बीपी वाले पेशेंट्स में होता है। और बीपी जब अचानक से शूट कर जाए, कोई इमोशनल ऐसी चीज आसपास हो जाए, साइकोलॉजिकली कुछ स्ट्रेस आ जाए जिसमें बीपी थोड़ा शूट अप हो जाए, तो उस समय थोड़ा चांस बढ़ जाते हैं। बीपी शूट अप होता है और ब्रेन हेमरेज की वजह से कुछ जो स्मॉल वेसल्स होती हैं ब्रेन में, वो डैमेज हो जाती है और ब्लीडिंग वहां पे हो जाती है ब्रेन में, उसे ही हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो अचानक से तेज सिरदर्द होना, ये एक पहली चीज है। दूसरा, सिरदर्द के साथ ही पेशेंट का जो होश में रहने का एक कॉन्शियसनेस है, वो इतना कॉन्शियस नहीं रह पाएगा, होश में हो सकता है बेहोशी की तरफ जाने लगे, ये भी एक कॉमन सिम्टम है। तीसरा, उसके हाथ और पैर में लकवा पड़ सकता है और वो अचानक पड़ेगा तेजी से, आपके सामने ही देखते देखते उसका हाथ और पैर कमजोर पड़ जाएंगे। तो ये सारे जो है वो कॉमन सिम्टम्स हैं ब्रेन हेमरेज के। ओके। अच्छा सर, ऐसी जैसे हमारा सर होता है, ठीक है, तो हमारे सर पे सबसे एक मैंने सर मूवी देखी थी नाना पाटेकर की। उसमें क्या होता है कि उसको एक आदत होती है, कोई भी उसको पीछे मारता है, मतलब वो सर के पीछे, तो वो बोलता है ए पीछे मत मार, पीछे छोटा दिमाग होता है। हाँ, तो ये बोलते हैं। तो क्या ये बात सही है या फिर मिथ है? और हमारे सर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है जहां पर चोट कभी नहीं लगनी चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने, और इसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो भी, एग्जैक्ट आपने जो जी बताया था कि मूवी में दिखाया है, जो जी। नाना पाटेकर जी का हाँ सीन हाँ। था, उसी सीन को लेके हमने एक वीडियो जी बनाया था, क्योंकि हम उसे एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, जैसा आप जी जानना चाह रहे हैं, दूसरे जी दर्शकों के लिए एक्सप्लेन जी। करने के लिए कि छोटा मगज होता है वो डेफिनेटली हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट ओके। है। जो मेन हमारा ब्रेन का जो टिश्यू है, ज्यादातर जो पोर्शन है ब्रेन टिश्यू का, उसे सेरेब्रम कहते हैं। और जो छोटा मगज होता है, जिसे छोटा दिमाग भी कह सकते हैं या छोटा ब्रेन भी कह सकते हैं, उसे सेरेबेलम कहते ओके। हैं। तो सेरेब्रम बड़ा पार्ट होता है और सेरेबेलम छोटा पार्ट होता है। और सेरेबेलम की लोकेशन पीछे की साइड में होती है, इस जगह जी पे जी। लगभग। तो ये वाला पार्ट जो होता है, ये सेरेबेलम के लिए होता ओके। है। तो सेरेबेलम जो पार्ट होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मोटे तौर पे सारा प्रोग्रामिंग होती है, सारी चीज की थॉट प्रोसेस जी होती है, सारे इंस्ट्रक्शन पूरी बॉडी को ब्रेन से ही जी जाते हैं फंक्शन जी। करने के लिए। तो सेरेब्रम सबसे इम्पोर्टेंट है। बट सेरेबेलम का भी रोल होता है, जो भी मूवमेंट हो रहे हैं हमारे हाथ पैर के, हमारे बोलने के, हमारे चलने के, बैलेंस बनाने के, तो वो सारा कोऑर्डिनेशन एक जो होता है, फाइन ट्यून जो है, वो सेरेबेलम करता है, छोटा वाला दिमाग करता है। ओके। तो नॉर्मली ये तो एक मजाक की बात होती है, सिर पे अगर हाँ टपली हाँ। मार दें, छोटा सा सिर पे थपकी मार दें, तो उससे कुछ जी। नहीं होगा, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि उससे कुछ नहीं ओके। होता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत तेज सिर में लग जाए चोट किसी चीज से, जैसे आपने एक बहुत ही पॉपुलर एक किस्सा सुना होगा, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जी सुना होगा, कि एक क्रिकेटर थे जी। ऑस्ट्रेलिया के, जिनको बहुत फास्ट हाँ बॉल सर के पीछे वाले हिस्से में लग हाँ। गई थी, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया था और उनकी अनफॉर्चुनेटली जी डेथ हो गई जी थी जी उसी जी। समय। तो अगर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो, चोट बहुत ज्यादा हो, तो डेफिनेटली ये एरिया सेंसिटिव होते हैं। और जहां तक दूसरे पार्ट, आपका क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था कि कौन सा एरिया ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो जो हमारे ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है, सामने जो जी दिख रहा है, ये सारी जो साइड्स जी। हैं और आगे वाला पार्ट है, ये भगवान ने, हमारे नेचर ने या भगवान ने इस तरह से बनाया है कि यहाँ पे चोट लगेगी तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जो डीप सिटेड है, गहराई में जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक फुटबॉल है, तो फुटबॉल का जो सेंटर होगा, जहां से बिल्कुल बीच में जाके जो एरिया होगा, उसी तरह से ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, वो बिल्कुल इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि वो सबसे बीच में है, ताकि आजू बाजू चोट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन वहां चोट नहीं लगनी चाहिए। तो इसलिए वो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है, और वहां चोट, थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो बिल्कुल जानलेवा उसके सिम्टम हो सकते हैं। थोड़ा ब्रेन ट्यूमर को लेकर के बातें करते हैं। ब्रेन ट्यूमर अक्सर सुनने में भी बहुत खतरनाक शब्द लगता है। तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? ब्रेन कैंसर और ब्रेन ट्यूमर क्या दोनों एक चीज होती है या अलग अलग होती जी बिल्कुल, सुनने में जैसा आपने बताया कि खतरनाक शब्द है, और बीमारी वाकई में खतरनाक भी है। ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन कैंसर, ये बिल्कुल अलग अलग है। इन दोनों को हमें मिक्सअप नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सिंपल भाषा में, ब्रेन ट्यूमर का मतलब है हमारे ब्रेन में, हमारे ब्रेन का जो टिश्यू है सिर में, वहाँ पे कोई गांठ हो गई है।
अब ये जो गांठ है वो कैंसरस भी हो सकती है, नॉन कैंसरस भी हो सकती है। कैंसरस गांठ जो होती है वो ज़्यादातर ब्रेन में खुद से नहीं होती, बॉडी में अगर दूसरे पार्ट में कैंसर है, सपोज हमारे फेफड़ों में कैंसर हो गया, लंग कैंसर है या किडनी में कैंसर है, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है जब कैंसर, तो वो बॉडी के दूसरे हिस्से में कैंसर के डिपॉजिट शुरू हो जाते हैं, जिसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। तो इसी तरह से ब्रेन के अंदर कैंसर अगर है तो वो ज़्यादातर दूसरी जगह से वो कैंसर आया है और उसी को हम ब्रेन के अंदर कैंसर की गांठ कहते हैं। लेकिन जो दूसरे तरीके का ब्रेन ट्यूमर है, वहाँ पे हम कैंसर वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ ब्रेन ट्यूमर ही हम वर्ड यूज़ करते हैं। और ब्रेन ट्यूमर कई वैरायटी के होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऑपरेट करके ब्रेन ट्यूमर को जब निकाल दिया जाता है, उसके बाद वो ठीक रहते हैं, पेशेंट भी ठीक फंक्शन करते हैं आगे। तो बहुत ज़्यादा घबराने की भी बात नहीं है, पहले हमें समझने की ज़रूरत है, डायग्नोस बनाने की ज़रूरत है कि किस तरीके का ट्यूमर है और किस साइज़ का ट्यूमर है और उसकी लोकेशन क्या है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रेन के किस हिस्से में ट्यूमर है। इसके बाद जो भी न्यूरोसर्जन डिसाइड करते हैं कि हमें ऑपरेट करना है या दवाई से मैनेज करना है, उसके बाद आप तसल्ली से पूरी चीज़ को समझ के, जान के, उसके बाद ही रिएक्ट करें। पहले से ब्रेन ट्यूमर सुनते ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच ना लाएं अपने अंदर। जी ओके, तो क्या सिम्टम्स होते हैं एक ब्रेन ट्यूमर के? जी, ब्रेन ट्यूमर के जो सिम्टम्स हैं उनमें नंबर 1 है सिर दर्द होना। आम सिर दर्द जो होता है और ब्रेन ट्यूमर का जो सिर दर्द है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं कि ये जो सिर दर्द है ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप का सिर दर्द है और ब्रेन ट्यूमर हो सकता है इस केस में। तो ब्रेन ट्यूमर के जो सिर दर्द होते हैं वो अक्सर सिर दर्द कंटिन्यूस होते हैं, बीच में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ऐसा ठीक महसूस करते हैं, क्योंकि जो सबसे कॉमन कारण है सिर दर्द का, माइग्रेन, उसमें पेशेंट बीच बीच में बिल्कुल नॉर्मल एकदम हो जाते हैं, कोई सिर दर्द वगैरह उन्हें परेशान नहीं करता और फिर बीच में माइग्रेन का सिर दर्द थोड़ा बढ़ जाता है। इस तरह से उसका साइकिल चलता है। लेकिन ब्रेन ट्यूमर का जो दर्द होता है वो ज़्यादातर कंटिन्यूस होता है, प्रोग्रेसिव होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है समय के साथ, क्योंकि जैसे धीरे धीरे ब्रेन ट्यूमर की साइज बढ़ती है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी यही होती है कि धीरे धीरे साइज उसकी बढ़ती है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है वैसे जो सिर दर्द है वो बढ़ता है। सिर का प्रेशर क्योंकि बढ़ रहा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर हम इसे कहते हैं, सिर के अंदर का जो प्रेशर है, क्योंकि एक ये जो हमारा सिर भगवान ने बनाया है वो प्रेशर कुकर की तरह है। जैसे प्रेशर कुकर, पूरा कुकर जो बाहर होता है बड़ा सॉलिड होता है, लेकिन अंदर जो पक रहा है वो इतना सॉलिड नहीं है, और अंदर जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो तो प्रेशर कुकर की जिस तरह से एक इंडिकेशन आती है कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक उसी तरह से ट्यूमर की साइज जब बढ़ने लगती है तो सिर के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, और फिर सिर का जो प्रेशर बढ़ा है उसके सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, जो कि मेनली होते हैं सिर दर्द, अगेन तेज सिर दर्द, बेहोशी आना, हमें जो होश है वो पूरा कई बार नहीं रह पाता, बेहोशी सी आने लग जाती है ऐसे पेशेंट्स को। आंखों की रोशनी पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो उसका असर हमारी आंख की नस पे पड़ता है और दिखाई देने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर के जो अन्य सिम्टम है उसमें सुनाई देने में दिक्कत आना, बैलेंस बनाने में दिक्कत आना, मिर्गी का दौरा आना, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये सब सिम्टम्स जो है वो ब्रेन ट्यूमर के आ सकते हैं। शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी पड़ना, जैसे चेहरे का टेढ़ापन आ जाता है, कई बार लकवा पड़ जाता है एक साइड में, हाथ कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है या पैर में कोई कमजोरी आती है, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। ओके, किन कारणों से ब्रेन ट्यूमर अक्सर हो जाता है? जी जी, देखिए जैसा मैंने बताया कि पहली चीज तो कैंसर, अगर किसी शरीर के दूसरे हिस्से में कैंसर है वो माइग्रेट होके ब्रेन में चले जाता है, ये एक कारण है ब्रेन मेटास्टेसिस का, यानी कैंसरस वाले ब्रेन ट्यूमर का। जो नॉन कैंसरस ब्रेन ट्यूमर्स हैं उनमें कॉमन है, उनके नाम मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ग्लायोमा और मेनिंजियोमा, और तीसरा हम कह सकते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा, क्योंकि ये 3 ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा कॉमनली होते हैं। ज़्यादातर केसेस में इन तीनों में से एक ही मिलता है, या तो ग्लायोमा होगा या मेनिंजियोमा होगा या पिट्यूटरी एडिनोमा होगा। तो ये जो ट्यूमर्स हैं, ये जो ब्रेन में सेल्स हैं, जैसे हमारी बॉडी में दूसरी जगह ऑर्गन है, लिवर है, लंग्स हैं, किडनी है, वहाँ पे जो फंक्शनिंग यूनिट है, जो
सेल है जिससे वो पूरा टिश्यू बना है और उसके बाद उस टिश्यू से पूरा ऑर्गन बना है। तो जो फंक्शनल बेसिक यूनिट है सेल, वो सेल जो है वो ओवरग्रो करने लग जाते हैं। इसी तरह से ब्रेन का जो टिश्यू है, वहां पे ब्रेन के जो सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स होते हैं, हमें उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन के साथ ही न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए टिश्यू होते हैं जिसे हम एस्ट्रोसाइट्स कहते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यू में ज्यादातर कई बार आउट ग्रोथ होने लग जाती है, ओवर ग्रोथ होने लग जाती है टिश्यू की, और वो एक गांठ की तरह प्रेजेंट करती है, सामने आती है। तो ये होता क्यों है? इसके कारण जेनेटिक भी है। अगर वंशानुगत कोई प्रॉब्लम है ट्यूमर बनने की या कैंसर होने की, तो उन केसेस में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया कि डेवलपमेंटल, न्यूरो डेवलपमेंटल जब स्टेज हो रही है, बच्चा मदर के पेट में है, 9 महीने जब वो पेट में रहता है, उस समय कोई टॉक्सिन या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर, रेडिएशन, उसकी वजह से ट्यूमर बन सकता है ब्रेन में, ये भी एक कारण होता है। तो मोटे तौर पे ये 2 कारण जो होते हैं वो ब्रेन ट्यूमर को जन्म देते हैं। ओके, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए एक इंसान को अगर उसे ब्रेन ट्यूमर है तो? देखिए, सबसे पहले तो हमें डायग्नोसिस करवाना है। उसके लिए एमआरआई की जो जांच होती है वो सबसे बेस्ट है ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ भी आ जाता है कि भाई एमआरआई तो नहीं करानी चाहिए, उसमें रेडिएशन होता है। तो एमआरआई में रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड होती है वहाँ पे इमेजिंग। तो वहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है, जैसा कि एक्सरे और सीटी स्कैन में होता है। तो रेडिएशन जो होता है वो एक्सरे और सीटी स्कैन में होता है, एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होता है। तो बिल्कुल आप एमआरआई करवा सकते हैं, रिपीटेड करा सकते हैं, कई बार 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 करानी पड़ती है। तब भी लोग घबरा जाते हैं कि भाई बार बार एमआरआई हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, रेडिएशन तो नहीं होगा। तो मैं फिर से निश्चिंत करता हूं आपको, एमआरआई बिल्कुल रेडिएशन फ्री है, आप करवा सकते हैं। एमआरआई के ऊपर हमें देखना होता है कि एमआरआई के ऊपर हमें देखना होता है कि उस ट्यूमर की लोकेशन क्या है, उसकी साइज क्या है, किस तरीके से एमआरआई की पिक्चर हमें एक इंडिकेशन देती है कि वो किस तरह का ट्यूमर है। जैसा मैंने पहले बताया है कि ग्लायोमा का ट्यूमर है, मेनिंजियोमा ट्यूमर है या कोई और ट्यूमर है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन लगभग हमें एमआरआई पे पूरी तरह से मिल जाती है। एमआरआई पे देख के हम बिल्कुल एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो ट्यूमर है वो इस तरह से बिहेव करेगा और पेशेंट के लिए कितना आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है, ये अंदाजा हमें एमआरआई पे तुरंत लग सकता है। इसके बाद हमें प्लानिंग करनी होती है, सर्जिकल प्लानिंग होती है कि किस तरह से उस ट्यूमर को हम ऑपरेट कर सकते हैं। जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि दूरबीन के ऑप्शंस भी हैं, एंडोस्कोपिकली भी हम कर सकते हैं, नाक के रास्ते से कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल हमारी न्यूरोसर्जरी होती है ब्रेन में कट लगा के और उसके बाद भी कर सकते हैं। या फिर कुछ ट्यूमर होते हैं अगर साइज में बहुत छोटे हैं तो वहाँ पे सर्जरी के बजाय आजकल लेटेस्ट साइबर नाइफ या गामा नाइफ आता है, जिसे रेडिएशन किरणों के द्वारा उस ट्यूमर को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हम अपना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्या एमआरआई में फाइंडिंग आ रही है। जहां तक आपने पूछा उसे सावधानी क्या रखनी है पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट को सबसे जरूरी है कि जो भी दवाइयां डॉक्टर बता रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन आपको दवाइयां दे रहे हैं, वो आप टाइम से लें। ज़्यादातर इन दवाई में मिर्गी का दौरा आने की क्योंकि संभावना बढ़ जाती है ब्रेन ट्यूमर में, तो वो दवाइयाँ दी जाती है ताकि दौरा ना पड़े। कुछ दवाइयाँ इस तरह से दी जाती है जो ट्यूमर की ग्रोथ को थोड़ा रोक देती हैं, वो भी दी जाती है। कुछ दवाइयाँ क्योंकि ट्यूमर की वजह से ब्रेन का जो नॉर्मल टिश्यू है वहाँ स्वेलिंग आने लगती है, उस स्वेलिंग को कम करने की दी जाती है। तो इस तरह से सारी दवाइयाँ जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो आप पूरी तरह से लें। कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो बहुत ज़्यादा फिजिकल, जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे कि या ड्राइविंग बहुत ज़्यादा लंबा करना या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब करना, अपनी स्लीप को नेग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए इस तरह के पेशेंट्स को। कोमा के बारे में थोड़ा बातें करते हैं। अक्सर फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि इंसान कोमा में चला गया है, वो कभी उठ नहीं पाएगा। आनंद भाई जी, कोमा हाँ, का आनंद भाई, जी जी, आनंद मुन्ना भाई का भाई, जरूर, क्योंकि बहुत पॉपुलर मूवी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, जी, मुन्ना और भाई वहाँ का जो एमबीबीएस, एक कैरेक्टर था आनंद भाई जो व्हील चेयर पे बैठा रहता था कोमा में, हाँ, तो वो बहुत एक रिलेट करते हैं लोग कि ये कोमा की स्थिति होती है। बिल्कुल। जी, तो कोमा में इंसान चला गया, ये
कैसे एक डॉक्टर पता लगाता है, क्या क्राइटेरिया होते हैं कोमा में जाने के लिए? ये बड़ा सिंपल है। सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है कि वो पेशेंट जो है कोमा में अगर है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो एक गहरी नींद में चले जाता है। सिंपल भाषा में हम कहें कि जैसे नींद, गहरी नींद में अगर कोई आदमी, नॉर्मल आदमी चले गया है तो उसे जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। आसपास थोड़ा बहुत शोर भी होगा तो वो नहीं जगेगा, थोड़ी थपकी भी देंगे तो भी नहीं जगेगा, पूरा उसे बहुत जोर से थपकी देंगे या हिलाएंगे या बहुत तेज शोर होगा तब उसकी जाग उठती है, नींद उठती है। लेकिन कोमा एक गहरी ऐसी नींद है जिससे हम ये सारे स्टिमुलस अगर देते हैं तो भी पेशेंट एक नींद की स्थिति में रहता है, वो जागृत नहीं होता। इसे ही हम कोमा की स्थिति कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएशन ये भी होता है कि सेमी कोमा भी हो सकता है या पूरा कोमा भी हो सकता है। सेमी कोमा का मतलब सेमी कोमा का मतलब है पेशेंट थोड़ा बहुत होश में है, थोड़ा अगर स्टिमुलस देंगे, सपोज हम उसे पेन स्टिमुलस देंगे, थोड़ा दर्द इस तरह से चूटी काटेंगे सपोज, तो वो थोड़ा रिस्पॉन्ड करेगा, उसके हाथ पैरों में हल्की सी हरकत होगी या आंखें उसकी थोड़ी वो खुलेंगी, तो हम उसे कह सकते हैं कि सेमी कोमा में है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, साइंटिफिक अभी थोड़ी इससे एडवांस चीज़ें होती है तो वो हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें सामान्य भाषा में समझ में आ जाए उस तरह से समझा रहा हूँ। सेमी कोमा एक तरह का हाफ कोमा है, वहाँ पे थोड़ा स्टिमुलस देके पेशेंट को मूवमेंट करा जा सकता है, उसका थोड़ा आँख वाँख खोल सकते हैं, थोड़ा आवाज़ भी वो निकाल सकता है। लेकिन जो डीप कोमा में पेशेंट है उसको आप कितना भी स्टिमुलस दीजिए वो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, आँख नहीं खोलता है, आप जो भी बोल रहे हैं उसे बिल्कुल नहीं समझ पाता है। आप अगर पेनफुल कुछ स्टिमुलस दे रहे हैं, उसे दर्द किसी चीज़ से हो रहा है तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये फ़र्क होता है सेमी कोमा और कोमा में। तो ऐसा भी हो सकता है क्या, हमने देखा है कई बार और पढ़ा भी है कि इंसान अगर कोमा में है तो वो हो सकता है कि कभी-कभी पूरी ज़िंदगी वो उठे ही ना, मतलब रिकवर ना हो, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट एक न्यूज़ आपने देखी होगी, न्यूज़ एक आर्टिकल आया था, सऊदी अरेबिया की ये न्यूज़ है। वहाँ के रॉयल फैमिली के प्रिंस जो थे वहाँ के, वो बहुत लंबे समय से कोमा में है। इनफैक्ट वो लगभग शायद 15 या 16 साल से कोमा में हैं और अभी भी जागृत नहीं हुए हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, कोमा में अगर पेशेंट चले जाता है और अगर उसे सपोर्ट बाहर से हम दे रहे हैं, हम उसे ऑक्सीजन चाहिए सबसे पहली ज़रूरत, अगर ऑक्सीजन हम उसे दे रहे हैं, चाहे हम उसे नॉर्मल ऑक्सीजन दे रहे हैं मास्क से या फिर वेंटिलेटर के सहारे से दे रहे हैं, अगर उसे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंच रही है, उसे जो ब्लड प्रेशर है उसका या ब्लड शुगर है वो सही से मेंटेन हो रहा है, जो डाइट है उसकी, वो खुद तो क्योंकि खा नहीं सकता है तो हमें फूड पाइप लगाना होता है। फूड पाइप के रास्ते अगर डाइट उसे मिल रही है, ऑर्गन उसके काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लंबे समय तक ऐसे पेशेंट्स को रखा जा सकता है। कुछ केसेस में वो रिगेन कर लेता है, अगर ब्रेन वापस रिकवर हो जाता है तो उसका होश वापस आ जाता है, लेकिन कई केसेस में ऐसा नहीं हो पाता। तो जैसा मैंने एग्जांपल दिया, एक जो अरब कंट्री में जो एक प्रिंस है वो बहुत सालों से 15-20 सालों से कोमा में ही चल रहे हैं और अभी तक कोमा में। तो इस तरह के एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं। एक और पॉपुलर एग्जांपल है माइकल शूमेकर, इनका नाम आपने सुना होगा। माइकल शूमेकर का दर्जा बिल्कुल वही है जो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का दर्जा है, कार रेसिंग में माइकल शूमेकर का दर्जा है। इतनी रेसेस उन्होंने जीती है F1, लेकिन एक हेड इंजरी, सिर में चोट लगने की वजह से वो कोमा में चले गए थे। शायद लगभग अभी उस बात को 7-8 साल हो गए हैं और अभी तक वो बिल्कुल कोमा में ही है। उन्हें मेंटेन करके रखा गया है, जैसा मैंने बताया कि सपोर्ट सिस्टम पे वो मेंटेन है लेकिन कोमा में है। और जब ऐसी स्थिति जब आ जाती है कि जब बहुत ज़्यादा चोट लग गई है ब्रेन में, ब्रेन की रिकवरी के कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं, फिर उम्मीद भी नहीं रहती है कि वो वापस होश में आएंगे। ओके, तो जो जो लोग कोमा में होते हैं उनका हार्ट मतलब बीट करते रहता है, धड़कता रहता है? बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। कोमा का मतलब ये है कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक बिल्कुल बेसिक लेवल, सबसे बॉटम लेवल जो है, जिसमें उसका काम है कि एटलीस्ट वो ब्रेन को, हार्ट को जीवित रखे, हार्ट पंप करता रहे, इतने सिग्नल्स ऊपर से भेजता रहे, तो वो मिनिमम सिम्टम्स जिससे हार्ट और दूसरे ऑर्गन काम करते रहे, बस वो इतने ही सिग्नल्स ब्रेन बॉडी तक पहुंचा पाता है, हार्ट चाहे दूसरे ऑर्गन हो। लेकिन इससे ऊपर की जो चीजें हैं,
होश में आने की चीजें हैं, सोचने समझने की जो शक्ति है, बात करने का जो हमारा लैंग्वेज का जो प्रोसेसिंग है, वो सब खत्म हो जाता है। इसलिए पेशेंट इस तरह से डीप स्लीप में चले जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कोमा में ही इंसान की डेथ हो गई तो पता कैसे चलेगा? डेफिनेटली इस चीज को कंफर्म करने के लिए एक न्यूरोलॉजिस्ट और या फिर न्यूरोसर्जन्स, इनफैक्ट जो गाइडलाइंस है उसमें बिल्कुल कहा गया है कि एटलीस्ट 2 एक्सपर्ट हो, एक न्यूरोसर्जन और एक न्यूरोलॉजिस्ट, और या फिर एक क्रिटिकल केयर के जो सीनियर डॉक्टर हैं या सीनियर फिजिशियन है, एटलीस्ट 2 जने उसे डायग्नोस करते हैं कि वाकई में पूरी तरह से ब्रेन डेड या फिर पूरी तरह डेड है या नहीं है। इसके लिए कुछ मशीनरी का हम यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ एंजियोग्राफी एक टेक्निक होती है जिसमें हम देखते हैं कि क्या ब्लड फ्लो जा रहा है ब्रेन में। ब्रेन के अंदर अगर ब्लड फ्लो ही पूरी तरह से खत्म हो गया है तो डेफिनेटली ब्रेन डेड वाली कंडीशन आ जाती है। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। ब्रेन डेड एक अलग कंडीशन है, कोमा एक बिल्कुल अलग कंडीशन है। और जैसे आपका सवाल था डेथ हो जाए, तो डेथ होने के बाद तो कुछ भी नहीं रहता, ब्रेन भी बिल्कुल अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन ब्रेन डेड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्रेन काम करना बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए कह सकते हैं, शरीर के दूसरे अंग काम करते हैं अगर उनको सपोर्ट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट को कुछ मेडिसिन दी जाए इन्फ्यूजन में, तो वो थोड़ी देर तक बीटिंग करेगा और थोड़ी देर तक ब्लड प्रेशर और दूसरे जो वाइटल्स हैं वो थोड़े मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेन डेड हो गया है तो ये निश्चित है कि कुछ घंटे बाद पेशेंट की भी डेथ निश्चित हो जाती है। तो जैसा मैंने बताया, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एंजियोग्राफी उनमें से एक है, ये हम कर सकते हैं। ट्रांसक्रेनियल डॉपलर है, उससे देख सकते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी चीज होती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखा जाता है। कुछ टेस्ट आई साइंस भी कुछ इस तरह के होते हैं, ओक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, ओक्यूलोमोटर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, या प्यूपिल्स के जो रिएक्शंस होते हैं, वो क्लिनिकली चेक करके हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट क्या डेड हो चुका है या अभी भी डीप कोमा में है। ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है। जी डॉक्टर अरुण, पार्किंसन जो बीमारी है, अक्सर मैंने इसका नाम पढ़ा है और सुना भी है, लेकिन पार्किंसन के बारे में अगर आप मुझसे पूछे क्या है तो शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ। तो पार्किंसन क्या बीमारी है, इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो? जी बिल्कुल, ये एक कॉमन एक प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारी जो ब्रेन की पूरी वर्किंग है, पूरा फंक्शनिंग जो ब्रेन की है, वो छोटा जो सेल है न्यूरॉन का, वो न्यूरॉन्स आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, उसी पे पूरा ब्रेन का फंक्शनिंग है। तो पार्किंसंस जो डिजीज है उसमें ब्रेन का एक पार्ट जो होता है सब्सटेंशिया निग्रा, वहां पे न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से डोपामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो कम सिक्रेट होता है। और उसकी वजह से जो लक्षण आते हैं वो पेशेंट में ट्रेमर्स के आते हैं, कंपन के आते हैं, हाइपोकाइनेसिया हो जाता है उसे। उसका मतलब उसकी जो बॉडी है जो बड़ी रिजिड हो जाती है, एक्टिव नहीं रहती है, चलने में उसे दिक्कत आती है। फेशियल एक्सप्रेशन उसके बड़े मास्क लाइक फेसेस हम कहते हैं उसे, मास्क जैसे किसी ने लगाया हुआ हो, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन हो जाता है। कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आती है क्योंकि हाथ में कंपन है, इसलिए कोई भी काम करने में बड़ी दिक्कत आती है उनको। तो ये सारी जो चीजें हैं, कंपन आना, हाथ पैरों में थोड़ी जकड़न सी रहना, बिल्कुल शिथिल सा पड़ जाना, अच्छे से काम नहीं कर पाना, एक्टिव नहीं रहना, ये सारे सिम्टम्स हैं पार्किंसन के। ज्यादातर ये ओल्ड एज में होता है, लेकिन कुछ अनकॉमन केसेस में, रेयर केसेस में अर्ली ऑनसेट भी हो सकता है, मिडिल एज में भी आ सकता है, बट कॉमनली जो होता है ज्यादातर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आती है। ओके, किस कारण से आती है, क्या कॉज होता है, शरीर में क्या चेंजिंग आते हैं कि पार्किंसन जैसी बीमारी हो जाती है? देखिए, जिस तरह से बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीजेज हैं, न्यूरो की जो दूसरी बीमारियां हैं, जहां जैसे मैंने बताया न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो कुछ चीजें हमारे जेनेटिक्स पे निर्भर है, किस तरह से हमारा मेकअप है जेनेटिक्स का, किस तरह से जीन्स में एक टेम्पलेट बना हुआ है कि न्यूरॉन्स किस तरह से आगे जाके बिहेव करेंगे, ब्रेन का जो ऑर्गन है वो हमारा किस तरह से बिहेव करेगा, ये शुरू से ही हमारी बाय बर्थ हमारे अंदर होती है। इसके अलावा कुछ चीजें एनवायरमेंटल से, जो एनवायरमेंट हमारा जिस तरह का है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो अगर किसी तरह से जो पहले से जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है वहां पे इंटरप्ले इनका होता है,
वो दोनों अगर आपस में एक इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं जिससे इस तरह की न्यूरो प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर पार्किंसंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर किसी घर में पार्किंसन जैसी बीमारी है किसी इंसान को या बुजुर्ग को, तो उस फैमिली को किन-किन चीजों की सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। पार्किंसंस डिज़ीज़ का देखिए सबसे पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, और ज़्यादातर केसेज़ में मेडिकल ट्रीटमेंट ही दिया जाता है। मेडिसिन्स जिसमें सिन-डोपा दी जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से होता है, तो डोपामाइन उन्हें ड्रग्स के द्वारा दी जाती है, जिससे काफ़ी हद तक सिम्पटम्स में सुधार आ जाता है। जो ये सिम्पटम्स उनके हैं, लक्षण हैं कि कंपन हो रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, इन सब में डेफ़िनेटली दवाइयों के बाद काफ़ी हद तक सुधार आ जाता है। फिर भी हमें ध्यान में रखना है, जो साथ वाले हैं, परिवार वाले हैं पेशेंट्स के, उन्हें बिल्कुल ध्यान रखना है कि सबसे पहली और सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है गिरने की, फॉल होते हैं। तो उन्हें बाथरूम में बहुत स्पेशली ध्यान रखना है कि फर्श गीला ना रहे, बाथरूम में सपोर्ट हो, हैंडल्स हों, बार हैंडल्स हों, ताकि वो अपना जो भी टॉयलेट वगैरह कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट हो पकड़ने के लिए, गिरने ना पाए ऐसा पेशेंट, ताकि सिर में चोट या दूसरे फ्रैक्चर्स वगैरह ना हो। क्योंकि जैसा आपने बताया ओल्ड एज में ये पेशेंट्स होते हैं, तो ओल्ड एज में हड्डियाँ भी क्योंकि कमज़ोर होती हैं, तो थोड़ा बहुत भी अगर चोट लग गई है गिरने से, तो सीधा फ्रैक्चर ही होता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ का बहुत हमें साथ वालों को ध्यान रखना चाहिए कि गिरने वाली चीज़ जो है फॉल वो ना हो। अपने घर का सेटअप ऐसा बनाएँ कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्नीचर ऐसा ना हो कि थोड़ा बहुत अगर पेशेंट बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, उसे बेड से उठकर बाथरूम तक जाने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे वो टकरा जाए या गिर जाए, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे पेशेंट्स का जो रूम है, वहाँ पे फ्लोर भी हम बड़ा सॉफ्ट मैट्रेस लगा सकते हैं नीचे, या फ्लोरिंग इस तरह की कर सकते हैं कि बाय चांस गिर भी जाए, तो बहुत ज़्यादा चोट ना लगे। जैसा कि हार्ड मार्बल का अगर फर्श है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो पेशेंट्स होते हैं, इनको मेंटल और इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि एक तो ओल्ड एज का प्रॉब्लम वैसे ही ओल्ड एज में थोड़ा-सा डिप्रेशन वाली जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। दूसरा, इस तरह की अगर न्यूरो प्रॉब्लम आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को बढ़ा देती है। नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। तो साथ वालों को एक खुशनुमा पॉज़िटिव माहौल बना के रखना चाहिए। पेशेंट को इमोशनली उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली उसे पूरा सपोर्ट करना चाहिए, पॉज़िटिव रहना चाहिए, ताकि जो दूसरी प्रॉब्लम्स है पार्किंसंस के साथ, अ, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, वो सब एटलीस्ट ना आए। एंग्ज़ायटी भी ऐसे पेशेंट में हो जाती है, तो वो सब थोड़ी कंट्रोल में रहे। तीसरी चीज़ उनकी डाइट का है, डाइट का उनके ध्यान रखें। उनको अच्छी डाइट दें, जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये जो एक कंपोनेंट है, डाइट में ध्यान में रखना है कि ज़्यादा हम दें। और ये ओमेगा 3 किसमें ज़्यादा होता है? ये होता है वॉलनट में, ड्राई फ्रूट्स में, जैसे अखरोट होता है, बादाम होता है, इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। फिश फूड में ज़्यादा होता है, अगर जो लोग फिश खाते हैं। अदरवाइज़ फिश नहीं खाते, तो हरी सब्जियाँ हो गई, अलसी के सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं हम, और चिया सीड्स हो गए, इनमें ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में होता है, तो ये सब दे सकते हैं, थोड़ा ब्रेन एक्टिव रहता है। और इसके बाद उसको पेशेंट जो है, उनको सोशली भी एक्टिव रखें, इंटरेक्शन उनका बना रहे, फैमिली मेंबर से वो हँस-खेल के बात करें अच्छे से, अ, जो भी डिस्कशंस हैं वो अच्छे से करें। जो आस-पास के आस-पड़ोस में पेशेंट के साथ वाले जिनसे वो रेगुलर में टच में हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल जो है वो बनाए रखें, सोशल इंटरेक्शन बनाए रखें। इसका भी बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं जैसे कि पार्किंसंस, उन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सर, बच्चों के मेंटल हेल्थ को अगर हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें बचपन से ही किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, और बहुत ही रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, चाइल्डहुड है जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। जैसा हम कहते हैं कि बचपन जो है वो बचपन नहीं रहा, बचपन का समय जो है वो बहुत सिकुड़ गया है, बहुत जल्दी जो है बच्चे व्यस्क व्यस्तता की तरफ जा रहे हैं, एडल्टहुड की तरफ जल्दी जा रहे हैं। जैसा कि बहुत सारी रिसर्च में भी आ गया है अब तो, कि प्यूबर्टी वाली जो एज है, जैसे मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना है गर्ल्स में, वो जल्दी हो गया है। तो ये जो सारे चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल, सोशल फैक्टर्स इतने हो गए हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
तो इसके बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ जो ये है कि पेरेंटिंग तो हमें करनी ही है, डेफ़िनेटली हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम किसी लाइफ़ को इस धरती पे लेके आए हैं, तो हमारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति कि उसको एक अच्छी परवरिश मिले। पेरेंटिंग के साथ में ही अगर हम न्यूरो पेरेंटिंग की बात करें, तो न्यूरो पेरेंटिंग क्या चीज़ है? न्यूरो पेरेंटिंग है, हम अपना थोड़ा-सा दिमाग लगा के, हम अपने ब्रेन का यूज़ करके, हम थोड़ा-सा थॉटफुल होके अपने बच्चे को अच्छे से परवरिश करें, जिससे जब वो बड़ा होगा बच्चा, तो वो एक बेहतर इंसान बने, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहे और जो भी वो अचीव करना चाहता है लाइफ़ में, वो खुशी-खुशी वो अच्छे से अचीव करे। इसी का नाम न्यूरो पेरेंटिंग है। तो न्यूरो पेरेंटिंग के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चा क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इतने अच्छे से, उसकी लैंग्वेज इतनी डेवलप नहीं है और जो शुरू के 10 साल हैं, पहले साल से 10 साल तक जो बच्चा होता है, उसका ब्रेन काफ़ी डेवलपिंग स्टेज में होता है। उस समय जो उसे स्टिमुलस मिल रहे हैं, जो उसे प्रोग्रामिंग हो रही है, वो आगे की पूरी ज़िंदगी उसकी तय करेगी। तो बच्चे को समझना ज़रूरी है और उस समय लैंग्वेज उसकी इतनी डेवलप नहीं होती है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है कि वो एग्ज़ैक्टली क्या इमोशन फ़ील कर रहा है। तो हमें बार-बार पेरेंट्स को बच्चे को बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में लाके प्यार से उसे पूछना चाहिए कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो बेटा? आप अपना जो अंदर इमोशन चल रहा है, इसको नाम दीजिए कि क्या बेटा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या आप सैड हैं? इस तरह से आप अगर बच्चे को एक कनेक्ट बिठाएँगे, तो वो बहुत अच्छा है बच्चे की इमोशनल हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ बहुत कॉमन हो गया है कि बच्चे को क्योंकि पेशेंस लेवल थोड़ा कम हो गया है, तो बच्चे को हम बहुत जल्दी डाँट देते हैं। नेचुरल सी बात है, बच्चा है तो वो गलती करेगा। हम गलती अगर वो बार-बार भी कर रहा है तो कई बार उसे डाँट देते हैं कि अरे! तुझे समझाया तुझे समझ में नहीं आ रहा या कई बार उसको फिज़िकल भी उसको थप्पड़ भी मार देते हैं। तो ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। बच्चे की सेल्फ एस्टीम जो है वो कम होती है और ऐसे बच्चे आगे जाके बहुत अंडर कॉन्फिडेंट एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ये बहुत देखा गया है न्यूरो साइंस में बहुत कॉमन है कि बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा दबा के रखा गया है, डाँट के मार के उसे उसकी खुद की जो मन की बात है वो नहीं कहने दी जा रही है, तो ऐसे बच्चे बड़े होके एक नॉर्मल तरीके से मेंटल उनका बिहेवियर नहीं रह पाता है, इमोशनली थोड़ा-सा वीक हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से उनकी जो कह सकते हैं ओवरऑल हेल्थ जो होती है जिसमें फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बिखर सी जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है न्यूरो पेरेंटिंग का एक ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि बच्चे को एज़ ए फ्रेंड आप उसको समझाएँ सारी चीज़, उससे जानें, उसको रिएक्ट ना करें, जल्दी से रिएक्ट ना करें। अगर उसने गलती से कुछ ऊँची आवाज़ में आपको कह दिया है तो आपको भी इसका मतलब नहीं कि तुरंत रिएक्ट करके उसे ऊँची आवाज़ में कहना है कि अरे! क्यों मुझ पे चिल्ला रहा है? उसे प्यार से समझाना है कि बेटा इस तरह से आपका जो ये बिहेवियर है, ये सही नहीं है। हमें बड़ों के साथ इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो न्यूरो पेरेंटिंग में आ गई है। एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे रिलेवेंट प्रॉब्लम आजकल की मोबाइल फ़ोन्स, स्क्रीन टाइम। इतना कॉमनली मैं देखता हूँ मेरे हॉस्पिटल में भी जो पेशेंट्स दिखाने आते हैं या दूसरे फैकल्टी के पेशेंट्स बैठे रहते हैं, वो खुद तो फ़ोन में लगे हुए हैं ही और छोटा-सा बच्चा 2-3 साल का उसको भी एक फ़ोन पकड़ा दिया है ताकि वो परेशान ना करे, उनका जो बिल्कुल बेकार की स्क्रॉलिंग चल रही है, उसमें वो बच्चा उनको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए बच्चे को भी एक फ़ोन पकड़ा दिया है। ये इतना ज़्यादा डैमेज ब्रेन को कर रहा है, क्योंकि जो भी सोशल मीडिया या वीडियोज़ या गेम्स चल रहे हैं बच्चे के, वो सारे इतने ज़्यादा स्टिमुलस ब्रेन को दे रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का जो नॉर्मल डेवलपमेंट है, वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये जो चीज़ है, इसको बहुत चेक करने की ज़रूरत है। हाँ, एक एज आने के बाद थोड़ा-थोड़ा हमें एक्सपोज़ करना है मोबाइल फ़ोन के लिए ताकि वो अपडेटेड रहे। अगर स्टडीज़ में या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए या कोई नई स्किल सीखने के लिए उसे चाहिए तो डेफ़िनेटली हमें देना चाहिए। बट चेक रखें पूरा पैरेंटल कंट्रोल रखें। आपने हालिया में एक न्यूज़ भी सुनी होगी, यहाँ पे 2 न्यूज़ मैं आपको एक रिलेवेंट है इसलिए बता रहा हूँ। नंबर 1 एक तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जिसने 16 साल तक की उम्र तक सोशल मीडिया पे पूरा बैन कर दिया है। बिल्कुल सही किया है, बहुत ज़्यादा क्योंकि इल इफ़ेक्ट्स आ रहे थे, यंग बच्चों में सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट आ रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो एक फ़ेक जीवन है आप हम क्योंकि हम एडल्ट हैं, हम समझ सकते हैं कि अब
सब कोई अपनी फेक लाइफ दिखाने में लगा है, सब अपनी एक फेक इमेज बनाने में लगे हैं, तो बच्चा उसको समझ नहीं पाता है और उसे वो सीरियसली लेके उस तरह का थॉट प्रोसेस उसका डेवलप हो जाता है जो उसके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो डिसीजन इन्होंने लिया था, इस तरह का मैं भी चाहता हूँ कि हम भी बहुत थॉटफुल होके इस तरह का डिसाइड करें कि सोशल मीडिया तो बिल्कुल 16 साल 15 साल से कम तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज वो सामने आई थी, वो नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है एडोलेसेंस, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, बहुत जने रिलेट कर रहे हैं। वो एडोलेसेंस सीरीज में भी यही बताया गया है, क्योंकि वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। जो ये सीरीज है, सिर्फ 13 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके वो 13 साल के बच्चे ने मर्डर को अंजाम दे दिया अपने एक क्लासमेट को। तो ये जो इल इफेक्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के, वो हम सामने देखने को मिल रहे हैं। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। और जहां हम बात कर रहे थे पेरेंटिंग की, तो यहाँ पे ये रिलेवेंट हो जाती है ये चीजें कि मोबाइल फोन को हमें बिल्कुल लिमिट करना बहुत जरूरी हो गया है। तो ये सब चीजें न्यूरो पेरेंटिंग के अंदर आती हैं। जी सर, क्या कोई डाइट या फिर कुछ इस तरह की एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आजकल बहुत एडवर्टाइजमेंट होता है कि ब्रेन को बढ़ा देगी, आपका ब्रेन जो है बूस्ट हो जाएगा, ये सब चीजें काम करती है? या फिर अगर बच्चे के माइंड को हमें डेवलप करना है तो कैसी डाइट उसको हमें देना शुरू कर देना चाहिए? सबसे पहली बात तो, जहां भी आप देख रहे हैं कि बहुत जोर शोर से किसी का प्रचार किया जा रहा है, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, आपके मोबाइल फोन पे, अखबारों में किसी ड्रिंक को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, आप समझ जाइए कि ये ड्रिंक तो लेनी ही नहीं है, क्योंकि उसमें 100% ऐसी चीज है जो आपके बच्चे के लिए या आपके लिए भी नुकसानदायक ही है। इनमें ज्यादातर शुगर बहुत हाई मात्रा में होता है, जो किसी भी तरीके से, क्योंकि वो क्वालिटी शुगर की सही नहीं होती है, तो किसी भी तरीके से आपकी हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है इनमें। दूसरी चीज जो इनमें ज्यादा होती है वो कैफीन होती है। कैफीन जो होती है, अब यहाँ पे ये बात हमें समझने की जरूरत है कि कैफीन थोड़ी मात्रा में अच्छी होती है हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी है, हमारे लिवर के लिए अच्छी है, लेकिन एक लिमिट में। अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में कैफीन जा रही है शरीर में, तो फिर वो अपने उल्टे प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। आपको रेस्टलेस बना देगी, आपके दिमाग का जो कंसंट्रेशन और फोकस पावर है वो खत्म कर देगी, स्लीप में बहुत दिक्कत आएगी, नींद आपकी डिसरप्ट हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह के जो ड्रिंक्स हैं वो डेफिनेटली बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है, युवाओं को खासकर, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं होती और वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को देख के ड्रिंक्स के साथ में। तो वो बिल्कुल गलत है, वो उतना ही गलत है जितना कि जो सेलिब्रिटी लोग सिगरेट या पान मसालों को प्रमोट कर रहे हैं, उसी तरह से ये जो एनर्जी ड्रिंक है, ये भी उसी तरह से नुकसानदायक है। चैट जीपीटी से मैंने पूछा तो उसने पहला ये बताया कि जो मिथ्स अक्सर लोग मतलब मानते हैं कि हम केवल अपने माइंड का, अपने ब्रेन का केवल 10% हिस्सा ही यूज करते हैं। क्या यह मिथ है कि फैक्ट है? जी, ये बिल्कुल मिथ है। हम अपने माइंड को जितना चाहे यूज कर सकते हैं। हमारा माइंड जो है 90% तक का जो हमारा ब्रेन है वो पूरा का पूरा एक्टिव रहता है, काम करता रहता है। इसलिए 10% वाली थ्योरी बिल्कुल गलत है। हम अपनी अच्छी आदतों से इस जो परसेंटेज, जो इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, जो परसेंटेज ऑफ ब्रेन यूज्ड है, उसको हम डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ये जरूर सही है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है उनका कोई ट्रीटमेंट या क्योर नहीं हो पाता है, ये फैक्ट है कि मिथ है? ये 100% मिथ है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं है। डेफिनेटली ट्रीटमेंट है, इसीलिए न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट आपके लिए अवेलेबल है। उसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से, सर्जरी से, और अगर इन दोनों से भी नहीं है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ बना के रखेंगे तो उससे भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेंटल एक्सरसाइज करने के लिए पजल जैसे गेम काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ये मिथ है कि फैक्ट है? बिल्कुल 100% फैक्ट है। ब्रेन को अगर एक्टिव रखना है, ब्रेन का हमें, जैसे हमने बात की कि उसका 10% यूज हो रहा है, उसको और बढ़ाना है, अच्छे से यूज करना है, तो इस तरह की मेंटल एक्सरसाइज जैसे कि पजल, क्रॉसवर्ड, ये सारे जो गेम्स होते हैं, चेस,
ये डेफिनेटली आपकी ब्रेन एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ब्रेन के नए न्यूरॉन्स, नए कनेक्शंस बनाते हैं, जिससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, लर्निंग इंप्रूव होती है, इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होते हैं वह हमेशा जेनेटिक ही होते हैं, यह मिथ है कि फैक्ट है? जी, ये बिल्कुल मिथ है। सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज जेनेटिक नहीं होती है। कुछ ही डिजीज जो होती है वो जेनेटिक होती है। न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है वो जेनेटिक है। बाकी बहुत सी जो बीमारियां हैं न्यूरो की, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। तो सारी जो बीमारियां हैं वो जेनेटिक नहीं होती है, कुछ बीमारियां ही जेनेटिक होती है न्यूरोलॉजी में। स्मोकिंग केवल आपके लंग्स को ही इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को नहीं, यह मिथ है कि फैक्ट है? 100% उसका इल इफेक्ट ब्रेन पे बहुत ज्यादा पड़ता है स्मोकिंग का। स्मोकिंग हमारे ब्रेन की सारी प्रोसेसिंग को बहुत स्लो कर देता है और न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। तो डेफिनेटली सिगरेट का बहुत ज्यादा गलत असर ब्रेन हेल्थ पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर बच्चा स्क्रीन यूज करता है तो उसका इम्पैक्ट उसके ब्रेन पर निगेटिवली पड़ता है, यह फैक्ट है कि मिथ है? बिल्कुल फैक्ट है। बच्चे अगर स्क्रोलिंग ज्यादा कर रहे हैं, सोशल मीडिया या फिर मोबाइल फोन का यूज ज्यादा कर रहे हैं, उनका जो ब्रेन का रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है, फोकस कम हो जाता है, उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो डेफिनेटली कम हो जाती है अगर मोबाइल फोन का यूज वो ज्यादा कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ ये दोनों सेपरेट इशू है, यह फैक्ट है कि मिथ है? जी बिल्कुल सेपरेट इशू है। ब्रेन हमारा पूरा एक ऑर्गन है जो सारी चीज कंट्रोल करता है। हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी हो रही है वो सारी कंट्रोल करता है। साथ ही जो हमारे ब्रेन में माइंड है, मेंटल एक्टिविटीज है, वो भी ब्रेन का ही पार्ट है। तो अगर सिर्फ माइंड वाली प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। और अगर ब्रेन के टिश्यू में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो ब्रेन की प्रॉब्लम है। सर ये ओसीडी क्या होता है? हम अक्सर सुनते हैं ओसीडी के बारे में, ओसीडी क्या होता है? जी बिल्कुल, ओसीडी जो है आजकल एक थोड़ा सा ऐसा टर्म हो गया है जो बहुत लोग पॉपुलरली यूज करने लग गए हैं। हम टीवी सीरियल्स में, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आजकल लोग ओसीडी को यूज करने लग गए हैं वर्ड को। ये एक कहते हैं कि नॉर्मल सी में आ रहा है, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर में आ गई है चीज। ओसीडी जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसका पूरा नाम जो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हमारे थॉट प्रोसेस, दिमाग में, ब्रेन में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। और वो थॉट प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे ऑब्सेशन हो जाता है एक आइडिया को लेके, और उसके बाद कंपल्सिव बिहेवियर हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है ऑब्सेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऑब्सेशन आ जाता है कि मुझे जर्म्स से दूर रहना है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ रहें। तो ओसीडी का जो एक बहुत कॉमन लक्षण है कि बार बार पेशेंट हाथ धोता है, बहुत ज्यादा साफ सफाई रखता है। उसे ये एक ऑब्सेशन आ जाता है कि मेरे हाथों में कोई जर्म्स ना लग जाए, मुझे कोई बीमारी ना लग जाए। तो वो कंपल्सिवली बिहेवियर करता है। उसकी जो माइंड है वो बार बार उससे यही बोलती है कि भैया हाथ सही नहीं है, जाके हाथ धो। आपने हाथ धो भी लिए हैं तो 5 मिनट बाद ही कहीं पे कुछ टच हो गया हाथ में तो दोबारा से वो दिमाग में थॉट आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, वापस से जर्म्स आ रहे हैं, फिर से हाथ धोने हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया वो रिपीट करता रहता है। तो ओसीडी के जो पेशेंट हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं। जो कॉमन, जैसे मैंने बात की कि कॉमन कल्चर में आ गई है वो चीज, वो ओसीडी कुछ कुछ लोगों में पर्सनालिटी जो होती है वो हल्की सी उसमें झलक मिल सकती है ओसीडी की पर्सनालिटी में, और कॉमनली हम उसी की बात करते हैं। तो जो पर्सनालिटी में ओसीडी का थोड़ा सा पार्ट आता है उसमें ये रहता है कि पेशेंट बड़ा ही पर्टिकुलर होता है अपनी चीजों के लिए कि सारी चीजें बिल्कुल एकदम सेट पड़ी हुई हो, कहीं पे कोई बिखरी भी ना हो। उसको अगर थोड़ा सा भी ऐसे अव्यवस्था दिखती है, अस्त व्यस्त चीजें पड़ी है, तो वो बड़ा सा परेशान हो जाता है कि अरे ये क्या है, बिल्कुल सेट करके रखो। जूते अगर जूतों की जगह पे है तो वही रहने चाहिए, कपड़े जो है वो कपड़ों की जगह पे रहने चाहिए। तो ये ओसीडी पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं थोड़ी सी आ जाती है। लेकिन जहां तक बीमारी की बात है वहां पे ये इससे थोड़ा आगे की स्थिति आ जाती है और पेशेंट एक साइकोलॉजिकल रूप से बीमार हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन भी हम देखते हैं कई बार ओसीडी में आ जाती है, जहां
पेशेंट घर से बाहर ही नहीं निकलता, उसे ये डर लगता है कि मैं बाहर निकलूंगा और मुझे कोई जर्म्स लग जाएंगे, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी। इस चक्कर में उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है और साथ वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ओसीडी का जो ट्रीटमेंट है वो साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिस्ट जो है डॉक्टर, वो मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन लंबे समय तक चलती हैं जिससे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आता है। और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं उससे, उसका जो थॉट प्रोसेस गड़बड़ा गया है पूरा, उसको वापस से नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट है, जरूरत है उसको पहचानने की, अवेयर होने की और सही तरीके से डायग्नोसिस करके ट्रीटमेंट लेने की। जिस इंसान को ओसीडी हुआ होता है, क्या उसे पता होता है कि उसे इस तरह की कोई बीमारी है? ज्यादातर केसों में उन्हें पता होता है कि हाँ प्रॉब्लम है और वो उसको ठीक भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत से पेशेंट खुद चल के आते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम है। मेरे पास कॉल्स भी आती हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, ओसीडी की प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले एक सज्जन का फोन आया कि सर मेरे को ओसीडी की प्रॉब्लम है, मैं रात को जब भी ताला लगाता हूँ अपने घर पे, नाइट में जब सब अपने घर में आ जाते हैं मेरे सदस्य परिवार के, और अब मुझे लॉक लगाना है बाहर घर का, तो मैं वो लॉक लगाने जाता हूँ और 5 मिनट बाद ही मुझे लगता है कि यार लॉक शायद मैं चेक कर लूँ, लगा है कि नहीं लगा। दोबारा लॉक चेक करने जाता है, 3 बार जाता है, 10 बार जाता है और रात के 1-2 घंटे इसी चीज में निकल जाते हैं। तो ये जो चीज है जी। अरे सर, ये तो मतलब मेरे साथ भी होता है। मैं भी कभी-कभी क्या करता हूँ कि जी हाँ, मैं भी करता हूँ कि अपना लॉक लगा के बार-बार मैं चेक करता हूँ। आपने तो ये एग्जांपल भी मेरे वाला दे दिया। जी, जी, ये जो चीज़ है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ-कुछ लोगों की पर्सनैलिटी में थोड़ा बहुत ओसीडी का कंपोनेंट होता है। वो एक नॉर्मल फिनोमिनन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसा मैंने बताया कि अगर एक लेवल से बहुत ही ज़्यादा हो जाए कि भई आप लॉक लगाने में पूरी-पूरी रात ही आपकी लॉक लगाने में निकल रही है, तो डेफ़िनेटली फिर प्रॉब्लम है, फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है। प्रॉपर साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल हेल्प लेके ही आप उसे फिर डील कर सकते हैं। सर, अल्जाइमर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अल्जाइमर को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए कि अल्जाइमर जो बीमारी है, वो आखिर क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और कॉमन प्रॉब्लम है। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊँगा तो उसे मैं बोलूँगा कि आपको भूलने की बीमारी है और ज़्यादातर ये ओल्ड एज में होती है। तो जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ों को भूलने लगे हैं। एक जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि भई भूलने की प्रॉब्लम है, मेमोरी है, वो ओल्ड एज के साथ आएगी थोड़ी बहुत, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन वो एक नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा लेवल पे खतरनाक लेवल पे पहुँच गई है। जैसे स्टोव पे आपने कुछ चढ़ाने के लिए रखा, दूध गर्म करने के लिए स्टोव ऑन कर दी और उसके बाद भूल ही गए और 1 घंटे बाद उसको पूछेंगे कि भैया स्टोव पे कुछ चढ़ाया था क्या? पूरे घर में धुआँ हो रहा है। फिर वो कहेगा कि अरे, अरे! याद ही नहीं, यार भूल गया मैं। तो ये जब एक डेंजरस लेवल पे पहुँच जाएगा तो डेफिनिटली एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अल्जाइमर्स एक बीमारी है जिसमें अगेन न्यूरो की ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें न्यूरॉन्स थोड़े से लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सबसे कॉमन सिम्पटम आता है वो याददाश्त का आता है। लेकिन साथ ही साथ याददाश्त उसका एक पार्ट है, जो पूरी पिक्चर है वो कॉग्निटिव फंक्शंस की है। कॉग्निटिव फंक्शंस मतलब सिंपल भाषा में हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारी जो याद रखने की क्षमता है, हमारी जो डिसीजन लेने की क्षमता है, हमारी जो कोई चीज़ को सीखने की क्षमता है, हमारी जो लैंग्वेज को यूज़ करने की क्षमता है, ये सारे जो कॉग्निटिव फंक्शन है, ये कम हो जाते हैं। तो मेमोरी तो उसका एक पार्ट है, तो वो भी कम हो जाता है। तो अल्जाइमर्स में ये प्रॉब्लम आती है, कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो डिक्लाइन करने लग जाते हैं और उसका जो सबसे प्रमुख सिम्पटम है उसे डिमेंशिया कहते हैं। डिमेंशिया एक सिम्पटम है जिसका जो कारण है वो अल्जाइमर हो सकता है। किस टाइप के लोगों को अल्जाइमर होता है? जी, बिल्कुल, जिस तरह से हमने डिस्कस किया था पार्किंसंस के बारे में कि न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं सिंपल भाषा में कहें तो। तो ठीक उसी तरह से अल्जाइमर्स में भी कुछ प्रोटीन डिपोज़िशन हो जाता है ब्रेन में। अमाइलॉइड नाम का एक प्रोटीन होता है, वो डिपॉज़िट हो जाता है और जिस तरह से हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी किसी को हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है। अल्जाइमर्स इतना कॉमन नहीं है, बट जिस तरह से ब्लड प्रेशर किसी को भी हो सकता है, जिनके पेरेंट्स को रहा है ब्लड प्रेशर, उनमें संभावना डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन किसी को भी हो सकता है। ठीक उसी तरह से अल्जाइमर्स भी ओल्ड एज में किसी को भी हो सकता है। पहले से हम उसको रोक नहीं सकते, पहले से बहुत ज़्यादा डायग्नोस नहीं कर सकते कि पहले से ही उसको रोक ले कि ना हो। होएगा तो उस तरह के लक्षण जो है मेनली आपने बता ही दिया कि भूलने की प्रॉब्लम, वो ज़्यादा आती है
और जैसा मैंने बताया कि कॉग्निटिव फंक्शन, ओवरऑल जो कॉग्निटिव फंक्शन है, जो ब्रेन के इंटेलिजेंस वाले फंक्शन है, वो सारे डिक्लाइन करने लग जाते हैं, वो सारे कम होने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को जिनके परिवार में कोई ना कोई इंसान अल्जाइमर से जूझ रहा है, उन लोगों को या उन परिवारों को किस तरह की सावधानियां जो है वो बरतनी चाहिए? बिल्कुल, जैसा मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे पेशेंट्स को थोड़े से जो रिस्की काम है, जैसे कि किचन में वो अपनी गैस ऑन करके कुछ काम कर रहे हैं, वो हाइट पे, ऊंचाई पे जाके कुछ कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से उन्हें अवॉइड करना चाहिए। और कई बार वो घर से बाहर निकल जाते हैं और रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि भूलने की प्रॉब्लम होती ही है, तो वो उनका ओरिएंटेशन नहीं रहता कि हमें वापस अपने घर पे कैसे पहुंचना है। तो ये भी कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है कि अल्जाइमर्स के पेशेंट कई बार लापता हो जाते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं और ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम आती है उन्हें वापस घर पे लाने में। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका हमें साथ वालों को ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया कि दूसरे ओल्ड एज की जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनमें हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट के साथ में एक कनेक्शन बना के रखना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, माहौल घर का अच्छा पॉजिटिव रखना है, अच्छी डाइट देनी है उन्हें, दवाइयाँ टाइम से देनी है, बीपी, शुगर या कोई और प्रॉब्लम साथ में है तो उसका भी ट्रीटमेंट साथ के साथ अच्छे से करना है। ये सारी चीज़ों से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या अल्जाइमर का इलाज पूरी तरीके से हो सकता है, यानी कोई पक्का इलाज जिससे अल्जाइमर पूरी तरीके से ठीक हो जाए? थोड़ा मुश्किल होता है पूरी तरीके से ठीक करना, बट उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके सिम्पटम्स जो है उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो सिम्पटम्स आ रहे हैं भूलने वाले या कोई और जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको डेफिनेटली थोड़ा-सा इम्प्रूव किया जा सकता है। और अल्जाइमर पेशेंट में को-एक्सिस्टिंग साथ में ही डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी बहुत कॉमन होती है, क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट है, उसको अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको थोड़ा-सा लो फील होता है या फिर वो घबरा भी जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, थोड़ी छोटी-छोटी सिंपल चीज़ें भूल रहा हूँ, रास्ता भूल रहा हूँ, सामान रख के भूल रहा हूँ। तो साथ में वो नेगेटिव फीलिंग भी आती है, तो उसको भी मेडिसिन से हम उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ये भी कम रहे। और साथ में अगर को-एक्सिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी साथ-साथ मैनेज किया जा सकता है। तो पूरी तरह से ठीक कर पाना ये तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिम्पटम्स को काफ़ी हद तक मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। लेकिन जाते-जाते एक सवाल है मेरे मन में, मैं चाहता था कि आपसे पूछूँ लास्ट में, इसलिए मैं आपसे लास्ट में पूछ रहा हूँ। जवाब सर ये है कि डॉक्टरों का जो जीवन होता है बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, बहुत ही व्यस्त होते हैं, और आप तो फिर भी एक सर्जन हैं, सर्जरी में आपका इतना समय बीतता है, फिर लोगों को देखने में, उनको कंसल्ट करने में। तो इतने बिज़ी शेड्यूल में भी आप सोशल मीडिया पे अच्छी खासी एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे टाइम आप कैसे निकाल लेते हैं? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मेरे दिल के बड़ा करीब है ये सवाल। देखिए, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हुए 15 साल हो गए हैं और क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो सबसे सुखद अनुभव होता है, वो जब होता है जब मैं किसी की हेल्प करता हूँ। अगर किसी की पेशेंट को मैं सही गाइडेंस देता हूँ, सही ट्रीटमेंट देता हूँ, अच्छी सर्जरी करता हूँ और वो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो जो सैटिस्फैक्शन मिलता है वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा जैसा किसी डॉक्टर की लाइफ में एक करियर पाथ होता है कि पहले लंबी पढ़ाई होती है, वैसे मेरी भी रही। पहले एमबीबीएस किया, फिर एमएस जनरल सर्जरी और फिर एमसीएच न्यूरो सर्जरी। तो ये सारी डिग्रीज़ करने में ही 14 साल का समय निकल गया। उसके बाद में प्रैक्टिस शुरू हुई, तो धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस में भी, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है जो आप टाइम के साथ-साथ इम्प्रूव करते हैं। तो अब लगभग 15 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी हो गया है और बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, लोगों से इंटरैक्ट करने को मिला। मेरा प्रोफ़ेशन ऐसा ऐसा अच्छा है कि लोगों से इंटरैक्शन होता है और जैसा मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा डीप सैटिस्फैक्शन मिलता है, जब ये हमें रियलाइज़ होता है कि मेरा जो प्रोफ़ेशन है, मेरा जो घर में पैसा आ रहा है, जिससे मेरा घर चल रहा है, वो एक ऐसा काम है जिससे किसी की लाइफ़ जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो सकती है, किसी की लाइफ़ बच सकती है, किसी को जो भयंकर बीमारी या भयंकर दर्द है, उससे निजात मैं दे सकता हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। तो जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतना समय हो गया और मैंने देखा कि बहुत से मिथ हैं, जैसा आज हमने डिस्कस किया, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमारी एक अच्छी खासी पढ़ी-लिखी कंट्री, मैं मानता हूँ कि अच्छी कंट्री है, लेकिन फिर भी साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। मेडिकल एडवांसमेंट के प्रति लोगों की थोड़ी-सी एक नेगेटिव इमेज बन गई है अनफॉर्चुनेटली, कि जो भी डॉक्टर हैं, वो तो सिर्फ़ अपने लिए, अपने पैसों का ही ध्यान रखते हैं, अपनी कमाई करते हैं, पेशेंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं। ये बहुत बड़ा एक गैप आ गया है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, डेफ़िनेटली आ गया है। इसके बहुत से फैक्टर हैं,
उस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं सोशल मीडिया पे आके इस डॉक्टर पेशेंट के गैप को किसी भी तरह से कम कर सकूं, अगर एक सही सलाह दे सकूं। सेकंड ओपिनियन, क्योंकि हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा ली जाती है सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, क्योंकि ये ब्रांच बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सी डिफिकल्ट प्रॉब्लम सामने आती हैं, तो पेशेंट बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि कहाँ जाएँ, किससे पूछें। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे को अटमोस्ट सैटिस्फैक्शन, दिल में जो सैटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब मैं किसी की प्रॉपर तरीके से हेल्प कर पाता हूँ। तो सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि एक साथ जब मैं लाइव सेशन करता हूँ तो एक साथ ही 1000 लोग मेरे सामने होते हैं जिनकी प्रॉब्लम मैं एक साथ सॉल्व कर सकता हूँ। तो एक-एक पेशेंट तो मैं ठीक अपने कर ही रहा हूँ, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल में एक-एक पेशेंट को देख के, दवाई देके, उनकी सर्जरी करके ठीक कर रहा हूँ। लेकिन एक साथ बहुत लोगों को मैं अगर अवेयर करूँगा, बहुत सारे लोगों को सही ट्रीटमेंट की तरफ गाइड करूँगा, तो बहुत ज़्यादा और मेरी खुशी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होके सही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाऊँगा, किस तरह से किसी लक्षण को डायग्नोज़ करना है, आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है आज की तारीख में, वो सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करूँगा। जो गलत मिथ्स हैं, जो बिल्कुल ही इस तरह के लोग हैं जो साइंटिफिक नॉलेज जिनको नहीं है, मेडिकल नॉलेज नहीं है, वो कुछ गलत सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो उनके बारे में भी अवेयर करूँगा। तो ये सारा मेरा जो भाव था सोशल मीडिया पे आने का, ये इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि मैं एक बुक भी लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो ब्रेन है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है इस पूरे यूनिवर्स का, कहते हैं कि मनुष्य ने बहुत प्रगति की है, बहुत सारी चीज़ों को समझने लगा है, मार्स तक पहुँच गया है, चंद्रमा तक पहुँच गया है, लेकिन अभी तक इस ब्रेन के जो गहरे राज हैं, वो नहीं समझ पाया है। और मैं उसी का डॉक्टर हूँ सौभाग्य से। तो मैं एक जो हमारी बुक आने वाली है, इसका नाम है रीवायर द ब्रेन। इस बुक के माध्यम से मैं लोगों का जो मेंटल स्टेटस है, जो उनका ब्रेन कितना काम कर सकता है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम अपनी लाइफ में ब्रेन को अगर इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम हमारी पूरी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन ही सारी चीज़ों का जो मेन मास्टरमाइंड है, जो मास्टर कंप्यूटर है, वो ब्रेन ही है। अगर हमने अपनी ब्रेन हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सही कर ली है, तो डेफ़िनेटली हम अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, जो हम नॉर्मली नहीं कर सकते। तो इसी भाव के साथ में ये बुक आ रही है, जिसको पढ़ के डेफ़िनेटली लोगों में एक चेंज आएगा, माइंडसेट उनका चेंज होगा, लाइफ को, क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा अनमोल है, ये मेरे से ज़्यादा एज़ ए ब्रेन सर्जन कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दिन-रात हमारा जो वास्ता पड़ता है, वो लाइफ और डेथ सिचुएशन से पड़ता है। तब हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, जिसका कोई मोल नहीं है। तो अगर लाइफ हमें मिली है, ह्यूमन्स को ये लाइफ मिली है, तो पूरी तरीके से ब्रेन का 100% यूज़ करके उस लाइफ को अपने लिए और इस ह्यूमन रेस के लिए बेस्ट बनाएँ, यही हमारा प्रयास है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे आया हूँ और इसीलिए ये बुक भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं जल्दी, जिससे हम मैक्सिमम अपनी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करके, ब्रेन पावर को बढ़ा के अपनी और सबकी लाइफ अच्छे से बेहतर बना सकें। ओके, तो सर ऐसे लोग जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रस्त है, न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स उनको हो रही हो, अगर वो डॉक्टर अरुण से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें क्या करना होगा? जी, बिल्कुल, अगर वो फिज़िकली मिलना चाहते हैं, अगर उनकी ऐसी प्रॉब्लम है जो वो आके ही डिस्कस करना चाहते हैं, तो श्री कृष्णा न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल, जिसकी शुरुआत हमने लगभग 7 साल पहले की थी, और जहाँ पे हम बहुत सी ब्रेन और स्पाइन की डिज़ीज़ के एडवांस ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आ सकते हैं, मैं हमेशा वहाँ पे अवेलेबल हूँ। इसके बाद अगर वो बहुत दूर है, क्योंकि अब जैसे ही मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ हूँ, तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो दूर-दराज या विदेशों में बैठे हैं। उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है सेकंड ओपिनियन लेने की या सलाह लेने की, तो वो 8619213534, ये एक मोबाइल नंबर है, जो डेडिकेट किया है हमने इसी चीज़ के लिए। इस पे वो अपनी प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। कॉल कॉल करना थोड़ा पॉसिबल इसलिए नहीं होता, क्योंकि मैं एज़ ए क्लिनिशियन व्यस्त रहता हूँ पेशेंट्स देखने में, सर्जरीज़ करने में, तो कॉल पे इतना ज़्यादा मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो वो व्हाट्सएप मैसेज ज़रूर कर दें, प्रॉब्लम या रिपोर्ट अगर है उन्हें डिस्कस करनी है, वो भेज दें मुझे। मैं उसको देख के जब भी फ्री टाइम होगा, उसे देख के उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करता हूँ।
इसके अलावा हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, और अगले हफ्ते से यूट्यूब पे भी न्यूरोमेड टॉक्स नाम से चैनल है, और इंस्टाग्राम पे भी न्यूरोमेड टॉक्स नाम से है। इन दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं, और वहां पे लाइव सेशन में डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारे चैनल बिल्कुल ओपन है, जो आजकल बिल्कुल फ्रीली एक तरह से कह सकते हैं कि अवेलेबल है। आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। जो भी अगर बहुत ही रेयर केस में कुछ ऐसी चीज है जो प्रोफेशनल है, कंसल्टेशन है, वहीं पे नॉर्मल चार्जेस लिए जाते हैं। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि बाकी सारी कंसल्टेशन मैं फ्री देता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया मेरा प्रयास है मैक्सिमम लोगों की हेल्प करना। यही मेरा सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे देता है। तो बिल्कुल फ्री है, आप ये मत सोचें कि कुछ पैसा लगेगा, कुछ मुझे बहुत हैवी फीस देनी पड़ेगी। जो भी प्रॉब्लम है आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और जो एड्रेस है हमारे हॉस्पिटल का, वो बीकानेर राजस्थान में है। बीकानेर राजस्थान का एक शहर है, जो वैसे तो बीकाजी, हल्दीराम इसके लिए बहुत फेमस है, भुजिया के लिए फेमस है, लेकिन साथ ही मेडिकल जो एडवांसमेंट है वो बहुत अच्छी है हमारे शहर में, बीकानेर में। कैंसर स्पेशली बहुत ज्यादा फेमस है इस पूरे रीजन में। वेस्टर्न राजस्थान में वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है, जहाँ कैंसर के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और अन्य बीमारियों के लिए भी, न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए भी काफी अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो बीकानेर आप आइए, हम आपको स्वागत करेंगे भुजिया और रसगुल्ले से, और साथ में आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा करेंगे। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी जी थैंक यू सर। अंकुर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने ये मुहिम छिड़ी हुई है हेल्दी पॉडकास्ट के माध्यम से, कि हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, ये जो आप मिशन लेके चल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। आप इसी तरह से इंफॉर्मेटिव चीजों को सामने लेके आए, लोगों को साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है वो देना बहुत जरूरी है। हमारा इतना महान देश है, लेकिन अभी भी कोई भी रैंकिंग आती है तो हम देखते हैं कि हमारी रैंक बड़ी पीछे है, एडवांस डेवलप कंट्रीज बहुत आगे हैं। सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, सारा हमारे पास एबिलिटी है, पोटेंशियल है, यूथ है, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि माइंडसेट उस तरह का नहीं है। हमारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे में नहीं है। वो साइंटिफिक टेम्परामेंट जब आ जाएगा, लॉजिकली चीजों को समझेंगे, ब्रेन पावर को पूरा यूज करके सारी चीजों को समझेंगे, तो डेफिनेटली हम नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी मजा आया, खास करके जो लोग न्यूरो डिसऑर्डर से ग्रस्त है, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन थी। हमने ब्रेन हेमरेज पे बात किया है, हमने पार्किंसन को लेकर बात किया है, मतलब मेंटल और ब्रेन को लेकर के जो आज हमने डिस्कशन किया है, काफी मजेदार था सर। सो थैंक यू सो मच हेल्दी पॉडकास्ट में आने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।